I hope my screen is visible. Yes, sir. Okay. So these are the topics we are going to discuss today. There are basically 4 main topics on which we will discuss, and there are some subtopics on which we are going to discuss. Right? If anyone is facing any audio related issues or anything, please let me know. I'm recording the session, we'll upload it on YouTube very soon. Right? So the first topic that today I'm going to take is technical analysis versus trading. It is usually लोग इसको इस तरह से लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग बोथ आर सेम, राइट, बट इट इज नॉट. एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस अबाउट जिसको कि लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए यूजुअली उन्हें काफी परेशानी होती है. मैंने एक चीज नोटिस की है, देयर आर सम पीपल हु आर वेरी गुड टेक्निकल एनालिस्ट बट दे डोंट मेक इट. There are some people who are not so good technical analysts but they make a lot of money. ठीक है, ये कैसे होता है? इस चीज का एक डिफरेंस होता है. टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग दोनों एक नहीं होती है. ठीक है, इसका डिफरेंस आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सेटअप होता है, सेटअप यूजुअली आपको क्या बताता है? सेटअप और स्ट्रैटेजी के बीच भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. जैसे कि सेटअप ही स्ट्रैटेजी है, सेटअप और स्ट्रैटेजी में बहुत अंतर होता है. एक स्ट्रैटेजी इस चीज से शुरू होती है कि आप स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करते हैं, आप वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, हाउ डू यू सिलेक्ट द स्टॉक्स, उसके बाद फिर कौन से सेटअप्स आप चूज करते हैं, देन हाउ यू विल पोजीशन साइज, हाउ यू विल मैनेज योर रिस्क, हाउ यू विल डू द post entry trade management, how you will trail, how you will exit, right? This all is included in a strategy, right? But in a setup, it only tells you the setup that is forming, the consolidation that is forming, or anything on which you are going to buy or sell the stock, right? सिर्फ उतना सा setup का part होता है. So setup is a part of strategy. Setup is highly influenced. Setup is something जो technical analysis की वजह से आपको मिलता है. लेकिन रिस्क जो चीजें होती है वो आपको ट्रेड मैनेजमेंट की वजह से मिलता है, यानी ट्रेडिंग की वजह से मिलता है, राइट? तो जब आप इंडियन लॉ देखेंगे, देयर इज अ ये चीज कही जाती है कि जो गैम्बलिंग, बेटिंग या इस तरह के जो स्पेक्यूलेशन वाले जो एप्स होते हैं, जो गेम्स होते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज द गेम ऑफ स्किल. ठीक है, किसी भी तरह के इस तरह के गेम को यू कैन से कि देयर आर गेम ऑफ स्किल एंड देयर आर गेम ऑफ चांस, राइट? So the difference between game of skill and game of chance is, जैसे आप चेस खेलते हैं, both players are given equal opportunities and it is a game of skill. It is not a game of chance, right? But if you are playing something which involves a dice, right? So it is a game of chance. Whatever comes, it is because of chance, right? It is not a game of skill. Yes. तो यही चीज जो है, इसी चीज का डिफरेंस है जो ट्रेडिंग को समझाने का जो सबसे अच्छा तरीका है. इट इज फ्रॉम अ गेम ऑफ कॉइन टॉस, राइट? तो व्हाट इज अ गेम ऑफ कॉइन टॉस? तो इट इज सेड दैट यदि आप कॉइन को एक बार टॉस करेंगे, आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, राइट? आप जब 10 बार करेंगे, प्रोबेबिलिटी है कि 2 times यू विल गेट हेड्स एंड 8 times यू विल गेट टेल्स, राइट? बट व्हेन यू विल टॉस द कॉइन 100 times, 40% time you will get heads and 60% times you will get tails, or the other way around. ठीक है, हो सकता है 60% times you will get heads and 40% times you will get tails, right? So let us take an example that you are making 1 rupee every time the coin is, you are getting the outcome as heads, you are making 1 rupee, right? And you are losing also 1 rupee whenever you are getting tails, right? So you need कि आपका जो कॉइन है, हर कॉइन टॉस वो लगभग 50% से ज्यादा टाइम्स आपके फेवर में आए, अदरवाइज यू विल लूज मनी, राइट? बट हियर द डिफरेंस कम्स व्हेन आरआर कम्स इनटू प्ले, रिस्क एंड रिवॉर्ड, राइट? तो कॉइन टॉस जो है वो पूरी तरह उसका आउटकम रैंडम होता है. देयर कैन बी नो स्टडी व्हिच कैन टेल यू कि जो नेक्स्ट कॉइन टॉस आप लेने वाले हैं वो हेड आने वाला है या वो टेल आने वाला है. सो इट इज अ गेम ऑफ चांस, इट इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल, राइट? So when
अच्छा, अब RR प्ले में आ जाता है, you get an edge in the game of chance where things change, right? So if you are able to make 2 rupee every time when you are getting hits and losing 1 rupee whenever you are getting tails, right? You are able to make money even after failing often. You have an edge even in the game of chance, right? If you are making 1 rupee and losing 1 rupee, there is no edge in your trading, right? So even if you are a poor trade technical analyst, you make money, you can make money on RR. You can make money on RR. This is a significant edge, right? If you are making 2 rupee every time the point of you are getting as hits and losing 1 every time it is landing as tails, so you need just 33% times you need कि आपको win हो. यदि आप 33% times आपका success आ रहा है, you will end up making money. Right. In similar way, if you are making 3:1 यदि आपका RR है, you will make money even if you are successful only 25% of time. तो भी आप break even पे होंगे, right? So this is very well explained with something called break even edge graph. So what is a break even edge graph? I am showing you. So this is a break even edge graph, right? Before going to break even edge graph, it is important to understand how expectancy works. People say that if there is any holy grail in trading, it is expectancy. So what is expectancy, right? Many people want to calculate it उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेना चाहते हैं. मेरे लिए न्यूमेरिकल वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं, द मीन जो उसका फॉर्मूला है, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. Because if you want to derive expectancy for your trading, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना net profit ले लेना है, divide it with the number of trades that you took and you will get the expectancy. ठीक है. So basically expectancy is कि आप per trade कितना पैसा कमा रहे हैं. Per trade on an average आप कितना पैसा कमा रहे हैं. It includes both losing trades and winning trades, right? Now you will ask that how we are making money on a losing trade, because losing trades are part of the game. आपको विनर नहीं मिल सकते जब तक आपके लूजर्स नहीं आएंगे. लूजर्स भी इस गेम के पार्ट है. सो लूजर्स फैसिलिटेट्स विनर, राइट? जब भी आप बेट नहीं लेंगे तो विनर या लूजर कुछ नहीं आएगा, और जब आप बेट लेंगे देयर विल ऑलवेज बी सम फेलियर. Any issue? Anyone finding an issue with audio or something? Chirag, audio is clear here. Probably they might be having problem at their end. Okay, fine. So what is the formula of calculating expectancy? So this is the formula of calculating expectancy, but the same result you can obtain even if you simply divide your net profit with total number of trades that you had taken, right? So outcome same निकलेगा, but what the second thing what it is hiding, it is the formula through which you achieve expectancy. Important numerical outcome नहीं है कि आप 1000 रुपए per trade कमा रहे हैं, you are making 1500 रुपए per trade or 10,000 रुपए per trade. What is important is understanding how trading functions, right? So win rate multiplied by win rate. It means that even if you are making money less number of time, but you are making more money in your winning trades, and you are losing money often, but your loss size is less, right? Still you can obtain a positive expectancy. Win rate alone doesn't make any
उनका खुद का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट? So if you decide that you will not let any stock fall below your entry price, यदि वो मान लीजिए कि 5 रुपए भी ऊपर चला गया आपके, इवन 1% ऊपर चला गया, आपने डिसाइड कर लिया कि आप किसी भी ट्रेड को लॉस में जाने नहीं देंगे, योर विन रेट विल शूट अप टू 80%. बट विल यू बी एबल टू मेक मनी? नो, यू वोंट बी एबल टू, बिकॉज आपका विन साइज वहां पे मार्क है, राइट? योर आरआर इज गोइंग टू बिकम लेस, राइट? सो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये जो ब्रेक इवन ग्राफ है, ये इसी चीज को शो करता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स जिससे आप ट्रेडिंग को समझते हैं, राइट? सो इवन इफ यू आर सक्सेसफुल, if your win size is just 1:1, your RR is 1:1, कि आप जितना बड़ा गेन करेंगे, you are making similar size of losses, you need 50% to become successful 50% time to just to achieve break even. 50% बार सक्सेसफुल होना पड़ेगा ताकि आप ब्रेक इवन पे पहुंच सके, राइट? बट इफ यू आर मेकिंग your winners are 2 times of your losers, then even if you are 33% time यदि आप सक्सेसफुल है, you can make money, ठीक है? यदि आपके winners 3 times large हैं from your losers, you just need to become successful 25%. even less with 4 times, यदि आपके winners हैं loser के सामने, तो you need even less amount of time आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, राइट? और इसी को मिनर विनी को जब आप पढ़ेंगे, he says that this is building in failure. You are failing often, but you are making money, right? This is the edge that trading, ये ट्रेडिंग का एज है, राइट? नाउ अब मैं टेक्निकल एनालिसिस के एज को समझाता हूँ, which is a game of skill. It is not a game of chance, right? So what technical analysis tells you, it tries to tell you that 4 coin toss आपने लिया, the next coin toss which is going to happen, is it going to become a winner or a loser? हायर प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके विनर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या लूजर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट? दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस ट्राइज टू टेल यू, right? So we basically, when we are trading, we are trying to incorporate both the things. The game of skill, i.e. the technical analysis, to bet on those stocks where the probability of getting a winner is higher, and also on RR. But even if you lack good skills in technical analysis, you will still be able to make money if your trading strategy is in sync of any market index. So what are market indices? This is a term popularized by Pradeep Bondar. So there are some certain ways in which the market functions. Like यदि आप एक simple सा moving average crossover को use करें, you will still make money, and you will often make money more times. आपका return percentage over a period of time, बहुत सारे लोग जो आज produce कर रहे हैं, fancy setups लेके, fancy strategies लेके, उससे ज्यादा रिटर्न आपका एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर प्रोड्यूस करेगा यदि आप उसे एक ओवर टाइम आप उसको रन करते हैं, एक बैक टेस्ट करके देखिए ओवर 10 इयर्स ऑफ पीरियड, आपका CAGR ज्यादा जाएगा. नॉट बिकॉज इट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस स्ट्रेटेजी, राइट? बहुत ही बेसिक है, बहुत ही जिसको कहा जा सकता है कि कुछ उसमें इंटेलिजेंट वैसा कुछ भी नहीं, कुछ बढ़िया नहीं है उसमें. But still it will make money because it is trying to catch trends and ride that price moves in trend. It is a market, right? So you will still be able to make money because you are trading in sync with the market, right? So even if your strategy is not so precise, not so good, you are still making money. But यदि आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं लेकिन आपका ट्रेडिंग का पार्ट अच्छा है, you won't make it. You won't be able to. Recently, I wrote a tweet where I mentioned that कुछ लोग जैसे कुल्ला मैगी का मैंने डीप डाइव देखा, या जैसे मैंने डैन जैंजर के बारे में पढ़ा, आई केम टू नो कि उनका ड्रॉडाउन परसेंटेज बहुत हाई था, राइट? यूजुअली जब आप ड्रॉडाउन की बात करते हैं तो लोग ड्रॉडाउन को समझते नहीं है. ड्रॉडाउन के 3 एस्पेक्ट होते हैं जो आपको समझने की जरूरत होती है. पहला एस्पेक्ट होता है मैक्स ड्रॉडाउन, कितना डीप ड्रॉडाउन जा रहा है. वी ऑफन फोकस ऑन द मैक्स ड्रॉडाउन पार्ट, राइट? कितना डीप ड्रॉडाउन जा रहा है. देखो इस आदमी का ड्रॉडाउन 35%, देखो इस आदमी का ड्रॉडाउन 50%, राइट? हम लोग को ऑफन एक ह्यूमन ब्रेन इस तरह काम करता है कि हम लोग एब्सोल्यूट परसेंटेज के पीछे काम करते हैं.
But do you know how they became successful with even such a deep drawdown? ठीक है, यदि मिनर विनी का आप टेबल लेंगे तो विल से कि 10% लॉस हुआ तो 11% गेन करना हो. सेम थिंग अप्लाइज फॉर स्टॉक एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर द ऑन योर पोर्टफोलियो. यदि 33% लॉस हो गया तो आपको 50% गेन करना हो टू रीच द ब्रेक इवन. ठीक है, इक्विटी कर्व को न्यू हाई पे पहुंचाने के लिए 50% गेन की जरूरत है. बट हाउ दीज ट्रेडर्स मेक मनी, राइट? कैसे वो ड्रॉडाउन के बावजूद भी पैसा कमाते हैं? That is the second aspect, which is the most misunderstood aspect, जिसको कि लोग importance नहीं देते हैं. It is how quickly the drawdown is recoverable, right? So I was reading somewhere that one day Mullah Maggie lost somewhere around 50% of his portfolio in one trade, and next day he made a lot of money on the same trade, right? So the point is, this is a bit unusual. I do not recommend anyone to do trading like this, but the point that I wanted to explain is आरआर के बेसिस पे आप पैसा जब कमाते हैं, when your winners की साइज आपकी बहुत ज्यादा होती है, like in our velocity trades, right? We take roughly around, मान लीजिए मेरा जो सिस्टम है, I am taking roughly around 0.5% risk for portfolio, 0.35% risk, right? Let me show you what it's. So this is an action sheet by which I use for my own trading purposes. ये उसका एक raw sheet है. So I'm going to RR optimization, right? So what I will do, let me put my percentage to 0.5%. I'm taking 0.5% risk on portfolio, and now I am looking for a strategy which can make me at least 3% return on portfolio, which every day, right? So probably I will follow one of these two strategy में से, exit strategy में से मैं कोई एक select करूँगा, because these are highly probable. तो मेरी trading roughly ऐसे ही होती है कि if I am taking around 0.5% risk on portfolio in my velocity trades, I will go for a 3% return on portfolio whenever I am getting a winner, right? So what I will do, I will sell 1/3. यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, you must be able to see. Let me bring my pointer. तो यहाँ पे मेरी exit strategy described है. I am exiting 33% of my portfolio at let us say around 4 hours. Another 33% I am selling at 6 hours, and the last 1/3 I am selling at 9 hours or 10 hours, right? So if I am selling at 10 hours, 4, 6, 10 hours, if I am using this strategy, I will be able to make around 3.33% return on portfolio. Taxes वगैरह छोड़ दीजिए, brokerage छोड़ दीजिए, you will still be able to make somewhere around 3% return on portfolio with every winning trade, right? So roughly you are making 6 times of your risk, right? So when I am playing on the edge of RR, I am not too much bothered about the drawdowns that are. Even if the drawdown is becoming a bit big, let us say it is going to become roughly around 5%, right? It won't take, it just needs 2 winning trades to recover this drawdown, because I am playing on very high, on the edge of very high RR, right? That is allowing me to take a lot of trades, fail a lot of time, but still make money. और जरा सा यदि मार्केट सपोर्टिव हो जाए, जरा सा उसमें बाइंग प्रेशर आ जाए, there is a bull swing in a bull market, the gains really shoot up to the roof because of the edge of RR, right? It is not because technical analysis का skill बहुत अच्छा है, right? It is another thing. दोनों का combination is very good thing, but it is important that you play on the edge of RR. जितना high RR आप produce करेंगे, the more money you will make and more quickly you will make. So let me bring something like I am taking 1% risk on portfolio. Let each trade in a velocity setup, right? I know that market में थोड़ी liquidity की issue है, Indian market में कितने stocks succeed करेंगे. That is something there is a question about it, right? 1% में कितने stocks में आपको sufficient liquidity मिलेगी, खासतौर से if your portfolio is somewhere around 25 lakh to 50 lakh.
तो बहुत टफ हो जाएगा आपको फिल मिलना, बहुत कम स्टॉक है जिसमें सफिशिएंट लिक्विडिटी है, बट लेटेस्ट से क्या आई एम टेकिंग 1% रिस्क। वेलोसिटी की एक आदत क्या होती है कि देयर आर क्विक ड्रॉडाउन एंड द ड्रॉडाउन एक्यूमुलेट वेरी क्विकली, राइट, बट द रिकवरी इज आल्सो क्विक, ठीक है। So if I am taking 1% risk on portfolio, which is a high risk, which is a very high risk, right? So there will be periods when my drawdown will shoot up to 15% of portfolio, right? But this 15%, you are looking at the absolute number, that is 15%. You will become fearful because it is looking unusual big. When you will read some books on risk management, they will tell you never let it cross 10%, never let it cross 6%, never let it cross 8%, right? But this will look a little too risky for you, but it is not too risky. I am playing on the edge of math, right? I am playing on math, right? So what is the math here? Even if I am losing money in 15 trades, right? And I accumulated a drawdown of 15%, how many trades I need to become profitable once again? I will just need 3 winning trades to recover back, and my equity curve will be on new heights, right? So just 3 trades. This is the edge which will allow me कि मैं high drawdown के साथ भी deal कर सकता हूँ. This is where you produce super performance. Because currently with 0.35% risk, 0.5% risk, in a bull thing, you will make somewhere around 10 to 15% return on portfolio. With the velocity trades, in roughly around 15 to 25 days of bull, right? In a bull market, not in the kind of market that we are seeing. Some people are claiming they made a lot of money, but most money that came, it came because of few stocks, which produced a lot of returns, like RBI, right? It is not because overall market में बहुत ज़्यादा buying pressure, market still बहुत buying pressure लगता है, right? So even if you are making somewhere around, मतलब यदि आप एक bull swing में हैं और आप 0.5% risk on portfolio के साथ, let us take a moderate return percentage, you are able to make somewhere around 15%. In a bull market with a bull swing, with 1% return on portfolio, you will easily make up to 30 to 35% return. It is not something which is advisable for everyone who is new to trading. Someone asked me a question for this webinar that how I can increase my risk per trade, right? So this is where you will, I am also going to answer you कि आप अपना risk per trade कैसे increase करें. Always start with a small risk per trade, not too small. Start with 0.35, it is very balanced, right? Start with something like that. Then take somewhere around 50 to 100 trades on that, produce some money on that, get some confidence on that strategy, right? Then increase it to 0.5%. And again, take somewhere around 50 to 100 trades on it again. So what it will do, two things. First, you will become comfortable with it, the risk that you are taking, right? And the second thing is, कि आप उसके अलावा आपका कुछ बफर जनरेट हो जाए. इफ यू आर एबल टू मेक मनी इन 50 to 100 ट्रेड, आपका कुछ बफर हो गया, दैट विल प्रोटेक्ट योर कैपिटल, राइट? तो यदि आपने 5 लाख का कैपिटल लिया, यू मेड रफली अराउंड 10% रिटर्न, योर कैपिटल इज नाउ 5.50 लाख. तो यदि आप लूज भी करेंगे तो वो आपके कैपिटल में जाने के चांसेस कम है. दिस वे यू कैन इंक्रीज योर रिस्क एपेटाइट सिस्टमैटिकली, ठीक है? जब आप सिस्टमैटिकली उसको इंक्रीज कर लेंगे, then it will become easier to go with higher risk. But higher risk is usually not for people क्योंकि बहुत ज्यादा जिनको लगता है कि मतलब it is not very, मतलब कि वो उतना volatility नहीं झेल सकते हैं, उनके लिए ये नहीं. Right? It is for those who want to achieve a lot of return, that the return that you see in USIC, that kind of return, if you want to produce 200% return on portfolio kind of, then it is something you should look for. Right? So this edge of RR that provides you much. और ये एज ऑफ RR हर जगह प्ले होता है. यूजुअली मैं एक कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दैट इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्स क्या है आपके ट्रेडिंग, राइट? सो रिसोर्सेज, यू विल से दैट कैपिटल इज अ रिसोर्स, क्योंकि बिजनेस में कुछ चीजें इनपुट कॉस्ट होती है, कुछ चीजें इनपुट होती है और कुछ चीजें और रिटर्न आपका आउटपुट होता है, राइट?
So think what are the resources in your trade, right? Capital is a resource. A bull market, which we are waiting for from next 1.5 year, we are waiting for a bull market to come. We are making money, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा जो 2020 में आ रहा था 21 में. So bull market is also a bull swing in a bull market is a risk, right? The risk that you take, that is a resource, because risk is limited. You can take limited risk and you want to produce money. Move that the stock generates after your entry, it is also a resource, right? So try to make maximum, क्योंकि क्या होता है कि if you are taking somewhere around, यदि आपको मैं ये बात बोलूं, you are taking somewhere around 1% risk, you are taking somewhere around 1% deep stop loss, right? It is not advisable for all, just trying to explain a concept, right? And on the other side, you are taking 3% risk or 3% deep stop loss. So with 3% deep stop losses, in order to produce 10 R return, you need a 30%. But with 1% deep stop loss, you just need 10% move in your favor to produce 10 R, right? I won't say कि हर आदमी को टाइट स्टॉप लॉस लेना चाहिए. मैं हर जगह टाइट स्टॉप लॉस नहीं लेता. मैं टाइट स्टॉप लॉस वहां लेता हूँ जहां मैं वेलोसिटी ट्रेड कर रहा हूँ. I don't take tight stop losses in those places जहां मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. जहां भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, I won't take too much tight stop loss, because तब मैंने अपनी ट्रेडिंग को 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर लिया. Someone was asking that what is the basic, आपका थॉट प्रोसेस क्या है रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ट्रेड्स एंड वेलोसिटी ट्रेड्स एंड हाइब्रिड ट्रेड्स, राइट? तो बेसिकली वेलोसिटी में मेरा माइंडसेट क्या होता है, हुआ ये कि 2020 में व्हेन आई वाज ट्रेडिंग, आई वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टेकआउट, राइट? वी हैड अ लॉट ऑफ गेन एंड then the price shook us out 31st of August or 21st of December को the period के, right? So I understood कि बुल मार्केट का एक नेचर होता है, वो सप्लाई एब्जॉर्प्शन के लिए शेकआउट बहुत प्रोड्यूस करता है. So it is important to avoid शेकआउट, and there are only 2 ways to avoid शेकआउट. First is to hold that trade. इतने कम समय के लिए ट्रेड को होल्ड करो कि शेकआउट आने के प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाए. That is what I do in velocity. मैं इतना कम समय के लिए ट्रेड होल्ड करूंगा कि मुझे शेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना रहे, बहुत कम. On the other hand, in magnitude trades, what I am doing is मैं इतना डीप स्टॉप लॉस रखूंगा कि चेकआउट आए भी तो मेरे स्टॉक का कुछ बिगाड़ नहीं पाए. लाइक 50 पीरियड मूविंग एवरेज से मैं ट्रेड करूँ, 50 में आई विल यूज एडिशनल सेफ्टी नेट में रखूंगा जिससे कि स्टॉक उतना डीप नहीं जाए. सो इस 2 चीजों के बीच मैंने अपनी ट्रेनिंग को डिफाइन किया, उसको अलग अलग कर दिया. तो फर्स्ट जो मेरा वेलोसिटी ट्रेड है, वो लगभग आप समझिए कि जो लूजर्स होते हैं वो 1 दिन के अंदर बंद हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि टाइम के वैल्यू को लोग नहीं समझते हैं. बेसिकली यू विल थिंक दैट यू आर ट्रेडिंग, यू आर अर्निंग मनी, राइट? But do you understand that in life you are just trading your time? How you are trading your time? So you are working for a company, right? You are producing value worth somewhere around 30 lakhs, right? For company. The company is paying you 5 lakh for that, right? As आपको महीने का 5 लाख रुपए कंपनी दे रही है, आप कंपनी के लिए 30 लाख का काम, इसको 30 लाख की वैल्यू जनरेट कर. So company is paying you 5 lakh. So company is purchasing your time and paying you money. So you are buying money by selling your time. So you are trading your time, right? On the other hand, let us say I am a teacher, right? So I'm making somewhere around 10,000 rupees per hour for teaching, or I'm making 5,000 rupees per hour for teaching, and I want that this Excel should get updated. और मैं चाहता हूँ कि ये Power BI पे या DAX पे ये Excel अपडेट हो जाए, right? So it will become better because ये मुझे जरूरी है मेरे कोर्स के साथ. So what I will do? There are two things that I can do. First thing, what I will do, I will learn Power BI, I will learn DAX. Now, if I am interested in learning a new skill, I will definitely learn because I love Excel, right? That is one thing. Another thing is I will hire someone who will take somewhere around 2,000 rupees and he will update my Excel, so I don't have to learn Power BI or DAX. So even if I am going to take somewhere around 6 hours to learn DAX and Power BI, I am going to invest roughly around 30,000 rupees worth of my time in learning Power BI and DAX, right? And the work is done by him
for 2,000 rupees. So I am trading I am buying time by paying money, right? So I as a teacher, मैंने अपने समय को बेचा to earn money. I earned 5,000 rupees for 1 hour of teaching, right? And now I am selling that money to buy time from another person, right? This is how we think that we are earning money or we are paying money. We are actually trading our time. That is an important thing you need to understand कि time का value क्या है. Time का value बहुत ज़्यादा है. So 2020 में we often aspire for super performance in trading, but what we were missing out is जो एक बहुत important factor है. Whenever you will try to learn trading, they will tell you that learn this expectancy is important thing, but what they miss out, right? So coin tossing के गेम में या super performance achieve करने में जो एक missing link था, it is the frequency of trade, right? So what is frequency? Someday I will take another webinar, then I will go deep into the nature and potential of the strategies and all, right? Then I will explain that how हर strategy जो हम लोग generally देखते हैं, जो लोगों को trade करते हुए देखते हैं, जो कभी bonded trade करते हैं, right? उसका nature या potential क्या और कैसे हम लोग उनको high potential बना सकते हैं, उनकी nature के हिसाब से adjust करके कैसे हम लोग उनको super performance बना सकते हैं. Someday I will take a separate webinar because it is a very long discussion. It will be a very long discussion और उसमें काफी सारा समय जाएगा. But the point that I am trying to explain is कि frequency इसलिए important है कि मान लीजिए आप coin tossing कर रहे हैं, right? जैसा मैंने अभी तुरंत explain किया. But what if I am giving you only 1 hour for this coin toss? If I am limiting your time, right? Now you are able to आप 60 times coin toss कर सके per minute. एक बार आपने coin toss किया. This is the frequency that you are going to achieve, right? 60% times आपने coin toss किया. You won somewhere around 20% time and you lost somewhere around 40% time, right? But you are able to make somewhere around 4 rupee with every winning coin toss. और आपने हमेशा 1 रुपया कमाए in losing coin toss, right? So 20 multiplied by 4, that will become 80 rupees. You earned 80 rupees and you lost somewhere around 40 rupees. So you are able to make 40 rupees in this coin toss of 1 hour. Now, what will happen if you are just going to take 30 seconds with each coin toss? आपकी frequency बढ़ के 120 टाइम और जो सेम इक्वेशन है उसके साथ आपका रिटर्न बढ़ के कहाँ पहुंच गया 80 रुपीज, right? So this is about playing on turnover, right? When you follow a strategy which has a deep stop loss, like what William Hill explains in his book, that take 8% deep stop loss, and then later on he advises you to sell most when you reach 25% return, right? This is the most absurd thing I read in the book. क्योंकि यदि आप 8% डीप स्टॉप लॉस दे रहे हैं, 25% मूव के लिए वेट करें, 25% आपका 5 दिन में नहीं जाएगा. 8% डीप स्टॉप लॉस भी आपका 5 दिन तुरंत नहीं लगेगा. इट विल टेक टाइम, राइट? सो यूजुअली ह्यूमन ब्रेन किस तरह फंक्शन करता है कि इट विल टेल यू दैट यदि 15 मिनट में आपका स्टॉप लॉस लगे दिस इज अ बैड थिंग, और यदि 10 दिन में आपने वही स्टॉप लॉस है दैट इज अ गुड थिंग. बट व्हाट यू आर मिसिंग आउट इज यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दैट इज 10 दिन में जो स्टॉप लॉस लगा, इट वेस्टेड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट? So the next important metric in trading, apart from expectancy tells that how much money you are making with each coin toss, right? With each trade, how much money you are making. Every time you are turning your edge, how much money you are making. This is what expectancy is telling, right? But frequency is going to tell you that how many times you are going to turn your edge. If I am making 1 rupee per minute, right? Or I am making 1 rupee in every 30 seconds. That is the difference. Because you are going to measure your return on a weekly basis, on a monthly basis, or on a quarterly basis, or on annual, right? So you are using a limited amount of time, right? You have a limited time.
तो इसमें आप जितनी बार अपनी एज को ज्यादा से ज्यादा टर्न करेंगे उतना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग से इसको मत समझिए, इसको समझिए कि ट्रेडिंग फंक्शन कैसे करती है, राइट। So the next important factor in your trading journal is your average day hold. Average day जो आपने अपने winners को hold किया और average days जो आपने अपने losers को hold किया, ये तीन चीजें बहुत important है। तो फर्स्ट थिंग, मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि आप यहाँ रेशियो के फॉर्मूला में यदि छापते हैं, you will be able to understand that how you can create those formulas, right? ज्यादातर लोगों का जो एनालिसिस होता है वो कहाँ खत्म हो जाता है, वो इस पॉइंट पे जाके खत्म हो जाता है जहां वो देख लेते हैं कि हाँ मेरा जो यहाँ पे है इसमें मेरा एवरेज विन रेट कितना आ रहा है, एवरेज लॉस रेट कितना आ रहा है, एक्सपेक्टेंसी कितनी आ रही है, स्टार पे रेशियो कितना आ रहा है, राइट। यहाँ ये खत्म हो जाता है। बट दे डू नॉट पे अटेंशन टू इज हाउ these ratios are created, कैसे ये ratios create होते हैं। You do not want to pay attention to this, right? And this is where everything lies. ये ratios कैसे create होते हैं? Expectancy का absolute number is not important. What is important in expectancy is how you are able to produce that expectancy, right? Because trading का सारा जो सार है वो उस expectancy के ratio में, right? इसलिए so the point that I am trying to explain you is एवरेज डेज होल्ड। जैसे मैं 2020 में जब ट्रेडिंग कर रहा था, मेरा एवरेज डे होल्ड था 9 डेज, रफली विनर का होल्ड था 14 डेज और लूजर का होल्ड था 5 डेज। आज के डेट में मेरा लूजर का होल्ड है 1 दिन, एवरेज डेज होल्ड विनर के केस में है 5 डेज, एंड जो मेरा ये है जो दोनों के बीच में एवरेज डेज होल्ड है, इट इज रफली अराउंड 3 डेज, क्योंकि हम लोग ऑफन उसको मतलब 2 डेज 3 डेज के बीच का जो आर होता है इट वोंट काउंट, it will count only days, right? तो जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो मेरे विनर्स हैं, इट इज फाइन टू राइट द विनर्स बट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन लूजर्स। 8% dip stop loss will force you to lose a lot of time on your losing. So there is a difference between velocity and magnitude में एक डिफरेंस क्या आता है कि वेलोसिटी का एवरेज डेज होल्ड और एवरेज डेज winner holding period or loser holding period, it is very less. But when it comes to magnitude, it shoots up. So you will say that magnitude is going to take a lot of time. It takes time, but लेकिन वो उस समय का उपयोग करता है पैसा कमाने। कैसे पैसा कमाने? Because you are not wasting a lot of time on your loser. यदि एक एवरेज, मैंने एक चीज नोटिस की कि एक बुल मार्केट में एक स्टॉक को जो कि अप ट्रेंड में है, इसे 100% अप जाने में रफली 4 मंथ का समय लगता है। 100% तक रिटर्न प्रोड्यूस करने में उसे रफली ऑन एन एवरेज 4 मंथ का टाइम लगता है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर ट्रेड, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब मैं ट्रेड करता हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव रफली 100% रिटर्न होता है पर स्टॉक। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर स्टॉक वहां रीच करे, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि मैं एक रफ ऑब्जेक्टिव क्या लेके चलता हूँ। आई एम नॉट ट्रेडिंग एनीथिंग फॉर समवेयर अराउंड 20 to 25%। I'm not trading anything for 30-35% रिटर्न, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर प्रॉब्लम्स आती है। तब फिर उसके लिए आई हैव अनदर स्ट्रैटेजी व्हिच इज कॉल्ड हाइब्रिड, जहां मैं वेलोसिटी की तरह एंटर करता हूँ, स्टॉक को मैग्नीट्यूड की तरह ट्रेल करता हूँ, राइट। दैट इज अनदर स्ट्रैटेजी व्हिच इज हाइब्रिड, व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द स्ट्रैटेजीज, वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी is short term, magnitude is positional trading, and hybrid is a combination of both, where I am entering as velocity and I am managing the trades as magnitude trades, right? So the point that I am trying to explain, वहाँ hybrid के लिए क्या होता है कि मैंने अपनी strategies को define कर लिया। जैसे momentum burst आप trade करें, it will always become velocity trade। जब मैं short stroke trade करता हूँ वो hybrid हो जाता है, especially जब short stroke आपका बन रहा है in the first leg of advance, यानी stage to start हुआ and you get a short stroke, तो हमेशा it will be traded like a hybrid trade, क्योंकि उसमें बहुत power होता है। शॉर्ट स्टॉक ऑफन वो पहला एंट्री पॉइंट होता है आफ्टर एन एपिसोडिक पाइवट। एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, वो उसे डायरेक्शनलेस वोलेटिलिटी नहीं चाहिए। जो भी टेक्निकल एनालिसिस है वो उस सारे को जब भी आप देखेंगे, इट विल रफली कम अराउंड वन थिंग, राइट।
इट इज नथिंग बट एन इम्पल्सिव स्विंग एंड अ करेक्टिव। ठीक है, यदि आप एक कप एंड हैंडल देख रहे हैं, व्हाट यू विल सी, आप देखेंगे कि कप जो बनता है, राइट, इट विल अल्टीमेटली स्टार्ट शोइंग यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पल्सिव स्विंग। इम्पल्सिव स्विंग का कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप पॉकेट प्राइवेट के वेबिनार जो मेरा था उसमें आप और भी डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन वो ट्रेंड का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है, राइट। जब प्राइस एक डायरेक्शन में ट्रेंड का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करे, ईज ऑफ मूवमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है, जब प्राइस आराम से ऊपर जा रही है और वीक तरीके से पुल बैक कर रही है, राइट, इट इज टेलिंग यू that it is not directionless volatility. Because we are traders, we always have a stop loss. A stop loss is our biggest strength and weakness both at the same time. Right? वो strength भी है, वो weakness भी है। Strength इसलिए है क्योंकि वो हम लोगों के losses को टाइम पे कट करके हम लोगों को ट्रेड में से बाहर कर देता है। And why it is our biggest weakness? वीकनेस वो इसलिए है क्योंकि कई बार डायरेक्शनलेस वोलेटिलिटी या थोड़ा सा प्राइस नीचे आ गया, we get stopped out and we often miss that trade, right? या शेक आउट आ गया, we miss that trade. So स्टॉप लॉस लगाने के लिए सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन ये है कि वोलेटिलिटी एक डायरेक्शन में बढ़े, यानी अपवर्ड के साइड इट विल इंक्रीज, and whenever the price is pulling back, the volatility will reduce, right? This is the most comfortable situation for a trader. अब आप जो भी चीज ट्रेड कर रहे हैं, राइट, ऑलवेज यू विल सी, हर किस्म के ट्रेडिंग में एक कॉमन चीज जो आप देखेंगे, यू आर ट्रेडिंग समवेयर अराउंड दिस इम्पल्सिव एंड करेक्टिव स्विंग, राइट। प्राइस में ट्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, जो पुल बैक है, इट विल शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ करेक्टिव स्विंग। इट इज एज सिंपल एज दैट, क्योंकि करेक्टिव स्विंग विल टेल यू दैट देयर इज नॉट मच वोलेटिलिटी ऑन द ऑपोजिट साइड, जिससे कि आप आराम से अपने स्टॉप लॉसेस को प्लेस कर सकते हैं, एंड दिस विल हेल्प यू। जो वोलेटिलिटी ऊपर के साइड इंक्रीज होगी, जो आपका प्राइस आराम से ऊपर की तरफ जाएगा, दैट विल मेक यू अ लॉट ऑफ मनी। So short stroke is often the first time when we see something like जहाँ की आपको फ्लैग का बिहेवियर या आपको जहाँ पे इम्पल्सिव और करेक्टिव का बिहेवियर मिलता है पहली बार किसी ट्रेड के अंदर। शॉर्ट स्ट्रोक ऐसे प्लेसेस पे ज्यादातर बनते हैं। यूजुअली शॉर्ट स्ट्रोक्स पे जो वर्क है वो बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर वर्क है, जो भी कन्वेंशनल वर्ल्ड में जो भी वर्क अभी एग्जिस्टिंग है, बिकॉज यदि आप देखते हैं, इफ यू विल सी द वर्क ऑफ विलियम ओनील, और उसके ऊपर ट्रेडर लाइन वालों ने कुछ नहीं किया, सिंपली वही कंसेप्ट उठाया, दे वेंट इन एडेड एनीथिंग, ना रिसर्च करने की उन्होंने जरूरत समझी, बस कंसेप्ट उठाया, उस पर एक वीडियो बना के रखा। So what they missed, विलियम ओनील ने कभी शॉर्ट स्ट्रोक को इनफ इम्पोर्टेंस नहीं दिया, डिस्पाइट इट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि विलियम ओनील उसे हमेशा इस तरह देखते हैं दैट इट इज अ फॉलो अप एंट्री पॉइंट, राइट। शॉर्ट स्ट्रोक इज नॉट जस्ट अ फॉलो अप एंट्री पॉइंट, इट इज ऑफन द वेरी फर्स्ट most powerful setup that you get in an uptrend. So let me give you an example. Just let it start. So let me go to this is the first time I observed a short stroke in newspaper, right? So this was a short stroke. But most people वो क्या करते हैं, मैं पैटर्न मैचिंग कितने अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आप लोग कॉन्टेक्स्ट में ध्यान नहीं देते। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ रही है वो टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट के साथ आ रही है। जब भी मैं किसी मूव को देखता हूँ, हमेशा इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट क्या था। कॉन्टेक्स्ट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, हो सकता है कोई न्यूज हो, अर्निंग्स हो। मेनी पीपल विल से न्यूज से अपने को क्या करना है, दिस इज अनदर बुलशिट दैट हैज बीन फेड टू पीपल्स माइंड, राइट। आरबीएनएल को देखे तो मार्च को न्यूज क्या थी कि उन्होंने वंदे भारत के लोएस्ट बिडर है, राइट। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं, लेकिन आखिरकार जो एक्शन आप देख रहे हैं उसके मतलब को समझने के लिए न्यूज को समझना इज इम्पोर्टेंट, राइट। यदि आप न्यूज नहीं जानेंगे, यू आर जस्ट सेपरेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। यदि आप किसी पर्सन को देख रहे हैं, ही इज शाउटिंग, राइट,
You will tell कि he is a bad person because he is shouting. जो आपने मिस किया वो ये मिस किया कि सामने जो दूसरा आदमी था वो उसे एक झापड़ मार के जा चुका है, एंड दैट इज व्हाई ही इज शाउटिंग. तो आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा, आपने सिर्फ रिएक्शन देखा, तो इससे आपका कंक्लूजन गलत निकलेगा, राइट. इसलिए हमेशा कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. जो लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते हैं वो हमेशा पैटर्न मैच करते हैं और हमेशा मार खाते हैं, right? सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे आप देखिए कि अर्निंग्स का गैप अप था, अर्निंग्स का गैप अप था एंड यू सॉ अ स्ट्रॉन्ग सर्च, राइट. अब अर्निंग्स के गैप अप में दो सिचुएशन होगी. पहली सिचुएशन होगी कि हो सकता है ये प्राइस इतनी फास्ट गई हो, यू वोंट गेट एनी एंट्री यहाँ, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. दूसरा क्या होता है कि अर्निंग्स के गैप अप की कोई गारंटी नहीं होती है, इट कैन स्विंग बैक एंड फोर्थ. उसमें वोलेटिलिटी को हैंडल करना बहुत टफ होता है. बहुत कम अर्निंग्स गैप अप होते हैं जहाँ आप बोल सकते हैं कि वन साइडेड वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है. तो स्टॉप लॉस मैनेजमेंट करना वहां पे, और जो आपका ये होता है सक्सेस रेट होता है, वो स्टॉप लॉस मैनेजमेंट बहुत टफ होता है. सक्सेस रेट बिल्कुल रसातल में होती है, लगभग 15% के आसपास से ज्यादा सक्सेस रेट आपको नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे ये तो डायरेक्शन लेस वोलेटिलिटी है. मान लीजिए जो गैप अप हुआ है, इट इज डायरेक्शन लेस वोलेटिलिटी. या तो प्राइस बहुत रैपिड आ गई, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और यदि मिल गई तो देयर इज अ इक्वल चांस कि वो नीचे की तरफ भी आके आपके स्टॉप लॉस को काट सकते हैं, हालांकि यहाँ शायद ऐसा नहीं. तो फर्स्ट टाइम जहां आपको एक डायरेक्शन में घटती हुई वोलेटिलिटी मिली और दूसरी डायरेक्शन में बढ़ती हुई वोलेटिलिटी मिली, वो किस प्लेस पे, वो इस शॉर्ट स्ट्रोक में. दिस इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ वोलेटिलिटी एक डायरेक्शन में बढ़ रही है और दूसरे में घट रही है. आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है कि आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू अ गुड एडवांस, जो यहाँ से 455 का रफली आपको 761 तक प्राइस चला गया. तो शॉर्ट स्ट्रोक को विलियम ओनिल सिर्फ एक एडिशनल सेटअप के तौर पे लेते थे, which is for his follow up entries, but short strokes are the most powerful pattern that you can trade. किसी भी तरह की ट्रेडिंग में ये सबसे ज्यादा पावरफुल है. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन शॉर्ट स्ट्रोक्स, उसकी लोकेशन कहाँ बन रहा है, राइट. व्हाई इज लोकेशन इंपॉर्टेंट? बिकॉज शॉर्ट स्ट्रोक्स फॉर्म इन टू प्लेसेस. फर्स्ट प्लेस इज द फर्स्ट लेग ऑफ एडवांस, जिसको मैं स्टेज टू एडवांस का सुपर एक्यूमुलेशन फेज बोलता हूँ. व्हाट इज सुपर एक्यूमुलेशन फेज? जब प्राइस किसी वैल्यू एरिया से निकलती है, जब प्राइस बीट एंड डाउन होती है और फिर वो रिकवर करती है, बॉटम क्रिएट करती है, एंड फर्स्ट टाइम उसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है. इंस्टीट्यूशन के पास कोई रीजन नहीं कि वो एटीएच पे बाय करें. वो एटीएच पे तब बाय करेंगे जबकि उनको और वैल्यू ऊपर दिखे, राइट. उनके लिए हर रीजन है कि वो एटीएच क्रिएट करें. जो फर्स्ट लाइन लेग ऑफ बाइंग होती है अक्सर स्टॉक्स में, उसमें काफी पावर होती है. इसको मैं सुपर एक्यूमुलेशन फेज बोलता हूँ, क्योंकि कई बार बहुत ह्यूज वॉल्यूम पे प्राइस एडवांस करती है, और वो तब करती है when the news is bad, when the earnings is bad, and the entire retail community is obsessed with weekly charts. वो weekly chart देखेगा. वो weekly में क्या देखेगा? Like when ये एग्जांपल मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ, but again I am giving you, क्योंकि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग था. जब मैंने ब्लू डार्ट देखा तो पीपल टोल्ड मी कि ये पीछे से इतना, वो वीकली चार्ट देखें. वो वीकली में क्या देखें? वो देखेंगे कि ये इतना बड़ा डिक्लाइन, एंड आई एम लुकिंग एट द चार्ट हियर. तो ऑब्वियस कि कोई भी आदमी इतना बड़ा डिक्लाइन देख के मुझे ये नहीं बोलेगा कि यू शुड गो एंड बाय दिस, राइट. सो दिस इज यूजलेस कॉन्टेक्स्ट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज यूजलेस, राइट. यू आर लुकिंग फॉर टू मच पास्ट डेटा. जितना पास्ट डेटा देखेंगे उतना ज्यादा आप एक्चुअली ट्रेडिंग के सिंक में वर्क नहीं करें, ट्रेडिंग से आउट ऑफ सिंक वर्क करें. क्यों करें? इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आपका 5 मिनट में जब मैं नेक्स्ट करता हूँ. सो शॉर्ट स्ट्रोक्स ऑफन वैल्यू एरिया में बनते हैं जबकि आपका सुपर एक्यूमुलेशन फेज होता है, फर्स्ट लेग ऑफ स्टेज टू एडवांस होता है एज अ फर्स्ट एंट्री पॉइंट. सो शॉर्ट स्ट्रोक्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल. वहां पे शॉर्ट स्ट्रोक्स को राइट करना है. They will produce roughly around 100%, 50% move in a blink, because उसमें बहुत जल्दी अपनी टारगेट सेट करते हैं. But there are short strokes which also form in the climactic action, right? This is important thing. जब प्राइस ऑलरेडी एडवांस कर चुकी है and then you are seeing a short stroke, whether you are seeing it in आरती ड्रग्स or
Let me go to part the terms. यदि हम लोग आरसी ड्रग्स को देखें तो वेयर इट मेड शॉर्ट स्ट्रोक्स, राइट? सो प्रोबेबली एक यहाँ पे बनाया है, लेकिन ये कहाँ बना रहा है? ये बहुत प्राइस एक्सटेंड हो चुकी है, दैट इज वेयर इट इज मेकिंग अ शॉर्ट स्ट्रोक। तो ये लास्ट लेग ऑफ एडवांस का शॉर्ट स्ट्रोक है, यहाँ का मैनेजमेंट डिफरेंट होगा, और जब आप नीचे बाय करते हो उसका मैनेजमेंट डिफरेंट होगा, राइट? तो फ्लैग्स जो आप देखते हैं शॉर्ट स्ट्रोक में, पावर प्ले में कोई डिफरेंस नहीं। क्यों डिफरेंस नहीं? क्योंकि आप फ्लैग देखते हैं, यू आर लुकिंग फॉर 100% एडवांस इन 8 वीक्स एंड व्हाट नॉट, राइट? बट ये फ्लैग इज अ बिहेवियर, इट इज नॉट अबाउट 100% एडवांस, इट इज अबाउट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव स्विंग एंड एक्सट्रीमली वीक करेक्टिव स्विंग। इससे पता चलता है कि आपका नेक्स्ट लेग ऑफ एडवांस फॉलो करने वाला है, राइट? सो इस ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग है जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रेड होती है। हर किस्म के ट्रेडर ट्रेड करते हैं, हर तरह की कमोडिटी में, फॉरेक्स में, हर जगह ट्रेडिंग होती है, हर किस्म के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग होती है, और उनको कुछ पता नहीं होता है कि विलियम ओनील कौन है और मिनरविल कौन, राइट? और हाई टाइट फ्लैग और पावर प्ले किसको कहते हैं? They just look at the behavior and they trade it on a tick chart, on a 1 minute chart, on a 5 minute chart. They are still trading the same behavior, right? तो ये 8% में 8 वीक में 100% मूव, these are just absolute rules, इसका कोई मतलब नहीं बनता। What is important is characteristics, which is important. Short stroke का characteristic और flag के characteristic में कोई difference नहीं। Short stroke में भी you don't need to go to some trader line video or some Milky book and go and see that it is some 30% advance in 1 week and next week is neutral. It is just कि price आपको एक strong advance दे रही है. You don't need such definitions, right? And you see कि price ऊपर की तरफ tighten हो रही है, it is showing weak corrective swing and a very strong impulsive. That is the short stroke. That is as simple as that. So generally हम लोग यहाँ पे थे ट्रेडिंग के पार्ट। सो मैंने आपको गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस ये दोनों समझाया, और ट्रेडिंग कैसे फंक्शन करती है ये भी समझाया एक्सपेक्टेंसी एंड ब्रेक इवन ग्राफ के साथ। मैं आपको एवरेज डे स्कोर के बारे में बता रहा था कि जो स्ट्रेटजी अपने टारगेट को क्विकली एक्वायर करने में सक्षम होती है वो आपको जल्दी अपॉर्चुनिटी देती है ताकि आप वापस री इन्वेस्ट कर सकें। द फ्रीक्वेंसी कम्स इनटू प्ले, राइट? एवरीवेयर जहाँ से आपको ऐसी एडवाइसेस मिलती है कि गो एंड प्रोड्यूस 3 आवर रिटर्न, 8% डीप स्टॉप लॉस ले रहे, 25% वाइड टारगेट रखते हैं, यू आर मेकिंग 3 आवर रिटर्न, बट हाउ मच टाइम इट विल टेक टू प्रोड्यूस अ 3 आवर रिटर्न? दैट इज वेयर द गेम चेंजेस। आप कभी भी मार्केट में डीप स्टॉप लॉस रख के 25% वाइड टारगेट रखे, you will never be able to produce any kind of performance, regardless of whatever position sizing you will take, whatever जो भी आप कर ले, लेकिन आप कभी भी 100% रिटर्न तक नहीं पहुंचेंगे, इस चीज की गारंटी है, बिकॉज ये टाइम के वैल्यू को नहीं समझ रही है। बाई स्टॉक्स आर फाइन व्हेन यू आर गोइंग फॉर समवेयर अराउंड 100%। अपना ऑब्जेक्टिव तय कीजिए, आर यू गोइंग फॉर 100% रिटर्न काइंड ऑफ थिंग, और यू आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट रिटर्न काइंड ऑफ थिंग, लाइक 10% 20% में आप बनाना चाहते हैं पैसा। दैट इज, जब इस दोनों में डिफाइन करेंगे तो वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वेलोसिटी बाय करना है, कौन सा मैग्नीट्यूड बाय करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू टर्न योर एज ऑफ इट, और यू विल लुक फॉर मेकिंग बिग मनी बाय थ्रिलिंग द स्टॉक्स। सो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आपको यही बताता है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ है, और ट्रेडिंग का एक है जो आपको इस चीज को बताता है आरआर के ऊपर आप कैसे देखते हैं। ओके, आई गेस लेट मी सी, आई होप कि ऑडियो फाइन होगी। यदि कोई इश्यू आए तो जस्ट लेट मी, इफ यू स्टिल फेसिंग इश्यू, राइट? Audio is clear, sir. इज इट फाइन नाउ? जस्ट वन
So great. Now we are going to the second part, which is anticipative and reactive technical. So most of us, जो technical analysis है, it is 95% reactive. You respond to something which is happening. पर टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर फंक्शन है जो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, विच आई टोल्ड यू। यदि आप वीकली चार्ट देखेंगे, बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इट इज ऑल अबाउट व्हाट एवर हैपेंड इन पास्ट। इट इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाट एवर इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो एज है, टेक्निकल एनालिसिस के 3 बेसिक रूल है। The entire framework of technical analysis is dependent on these 3 rules. The first rule is the price discounts everything. Price अपने future को discount करती है, past already discounted है। past obsessed लोग कभी trading में पैसा नहीं कमाते हैं। हमेशा वो लोग पैसा कमाते हैं जो future को importance देते हैं, और future के करीब क्या होता है, present होता है या past होता है, present होता है। तो जो भी कुछ आज हो रहा है, it holds more importance to whatever going to happen next, right? Comparative to whatever happened in past. If you are looking for this much blue dot के chart पे, if you are looking कि पीछे कितना बड़ा downtrend था, right? It is an information, but it is a useless information क्योंकि वो past का information, वो future के information के बारे में कुछ नहीं बताता है। I bought it here and it, और उसने future में ये produce किया, right? अब आप यहाँ बाय करेंगे, यू विल थिंक ये फ्यूचर, ये पास्ट में ये प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा मूव प्रोड्यूस कर रहा है, यू विल लुक एट दिस, राइट, एंड यू आर बाइंग इट हियर, राइट। बट फ्यूचर में ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस दिस, राइट। So the point that I am going to tell you is there is very less past में क्या हुआ था इसको लेके ऑब्सेशन मत रखो। Whenever you are obsessed with whatever happened in past, राइट, उससे क्या होगा कि ये जो एक्सेसिव ऑब्सेशन है ये हमेशा बैकफायर करता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर लीस्ट अमाउंट ऑफ कंफर्मेशन की उसको जरूरत होनी चाहिए ट्रेडिंग का। वो जितना ज्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट करेगा उतना वो लेट ट्रेड करेगा, और जितना वो लेट ट्रेड करेगा उतना ज्यादा क्राउडेड ट्रेड करेगा, राइट। तो पास्ट ऑब्सेस्ड मेंटालिटी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो ऑफन इमोशन में एक्ट करते हैं। लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल, राइट। एक स्टॉक है 100 रुपए पे, राइट, 100 रुपए पे है और पीछे कोई अप ट्रेंड नहीं, विल बाय दिस स्टॉक। ऑब्वियसली दोस पीपल जो कि वैल्यू इन्वेस्टर हैं, जो इसके फंडामेंटल को रीड कर सकते हैं, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को देख सकते हैं, लाइक ब्लू डॉट सर्च कर रहा है, वो इस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं, why it is going to surge, right? वो लोग देख के उसको 100 रुपए पे बाय करें, राइट। लेटर से वो 400 से 100 रुपए पे आया, सो इट इज बैडली बिटेन डाउन। एंड जो रिमेनिंग रिटेलर साइड है, दे विल थिंक दैट ये तो 400 रुपए से 100 रुपए पे आया है, 75% डाउन है, एंड विनर विनी सेज कि 75% जो डाउन है वो 75% और डाउन हो सकता है। तो नेवर आस्क प्राइस कितना डाउन जाएगी, राइट। So they will never pay attention to what is going to happen right now. They will pay attention to what is going to happen, what happened in past, right? Is anyone facing issues with my voice? What is happening? Is it better now? Is there issues? Okay, let us. Voice is absolutely clear. कोई problem नहीं। अच्छा, ठीक। So the point that I am trying to explain is कि आप ये देखेंगे कि आज क्या हो रहा है, आप इस पे अटेंशन नहीं देंगे। Now you will ask कि हम लोग आज क्या हो रहा है इस पे कैसे अटेंशन दें? That is the last topic of today's webinar, right? How to identify bottoms, like I identified in DCX or I identified in Blue Dart. How to find those bottoms, right? उस पे हम लोग लास्ट में जाएंगे। But the point that I am trying to explain is whatever happened in past is past. It is over. It is discounted, right? Today, whatever is happening right now, it is more important to above anything else, whatever happened in past. इसलिए past obsessed mindset कभी पैसा नहीं कमाता, right?
So in Bitcoin, when the price was falling and it fell a lot because of FTX का जो भी कुछ हुआ, right? Let me go to so if we are going to इसमें जो हुआ, right? So people were saying, मतलब यूजुअली क्या होता है, मैं पार्टिसिपेंट्स को 4 भाग में डिवाइड करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के। फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिसिपेंट आर दोस, राइट, मतलब 2 कैटेगरी है और उसमें 2 पार्टिसिपेंट। आई डॉट समवेयर एक ट्वीट मैंने लिखा था कि आई एम संजय ऑफ महाभारत की तरह, महाभारत में जिस तरह संजय नॉन अलाइन है विद एनी पार्टिसिपेंट, जो भी वॉर का पार्टिसिपेंट है उसे वो नॉन अलाइन है, एंड ही वाचिंग द वॉर, राइट। इस तरह से ट्रेडर को होना चाहिए, नॉन अलाइंड होके उसे वॉर को देखना चाहिए। वॉर किन लोगों के बीच में? ये वॉर हो रही इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट और इमोशनल पार्टिसिपेंट के बीच में। ये वॉर हो रही है बुल के बीच में और बेयर के बीच में। बुल और बेयर की फाइट प्राइस एक्शन को डिस्क्राइब करने में हम लोगों को हेल्प करती है, जो CRMC में हम लोग करते हैं। बट जो इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट और इमोशनल पार्टिसिपेंट के बीच का जो वॉर है, राइट, दिस इज व्हाट टेल्स यू कि आप किस तरह का डिसीजन मेकिंग करें। इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट कौन होता है? जो यूजुअली वैल्यू के ऊपर फोकस करता है। वैल्यू यानी कि वो इस चीज को इम्पोर्टेंस देता है कि ये चीज फ्यूचर क्या करे, वो फ्यूचरिस्टिक होता है, वो फ्यूचर ड्रिवन होता है, राइट। वो पास्ट ओरिएंटेड नहीं होता। और इमोशनल बायर या सेलर वो होता है जो पास्ट ड्रिवन होता है। पास्ट में क्या हुआ? यू आर गोइंग टू टेल मी दैट पास्ट में स्टॉक जो था वो 75% डिक्लाइन किया। दिस इज अ पास्ट ओरिएंटेड buyer or seller market participant. So informed participant और emotional participant को आप institution और retailer, institution and retailer का मतलब ये नहीं कि institution जिसके पास पैसा ज्यादा है, retailer जिसके पास पैसा कम। It is about the mindset, institutional mindset and retail mindset, right? So retail mindset क्या है? वो हमेशा past obsessed है। वो हमेशा बुक में पढ़ के आएगी कि प्राइस जो है वो 3 क्वार्टर से 100% रिटर्न देना चाहिए। मैं आपको ये प्रूफ कर सकता हूँ कि जब भी प्राइस 3 क्वार्टर से 100% रिटर्न देती है, अगले 1-2 क्वार्टर में उसका अप ट्रेंड एग्जॉस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक हाई बेस इफेक्ट पे वर्क करने लगती है, लो बेस इफेक्ट पे काम करने लगती है। तो इस वजह से आपके अप ट्रेंड्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए ये एक एब्सर्ड एडवाइस है कि 3 क्वार्टर से प्राइस अप जा रही हो तो फिर करना चाहिए। ये सब बहुत ही इडियोटिक एडवाइस है जो कि बुक्स में दी हुई है। जितना ज्यादा आप डेटा का कंफर्मेशन चाहेंगे उतना पुअर आप ट्रेडिंग। ठीक है। सो द पॉइंट इज हम लोग लीस्ट अमाउंट ऑफ कंफर्मेशन पे काम करेंगे। लीस्ट अमाउंट ऑफ कंफर्मेशन, क्योंकि हम लोग एब्सोल्युटली बिना कंफर्मेशन के बात नहीं कर सकते, राइट। सो व्हेन बिटकॉइन वाज एट 67,000 समवेयर अराउंड हियर, राइट, सो पीपल वर सीइंग कि फैक्टर्स क्या थे। गवर्नमेंट का करेंसी पर से जो रेगुलेशन है वो खत्म हो जाएगा, राइट। सो बिटकॉइन इज गोइंग टू गो टू $6 लाख पर बिटकॉइन। इस प्राइस पे वो चली जाएगी। इट इज द करेंसी ऑफ द फ्यूचर। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स, ब्लॉकचेन को लेके बहुत हल्ला था that it is the next revolutionary technology. Right now you are saying about AI के बारे में। अब ब्लॉकचेन जो है वो बिटकॉइन के डूबने के साथ ब्लॉकचेन डूब गया और AI अभी फैशन, राइट। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह के ट्वीट्स किए। कोई आदमी एक ट्विटर पे सर्च मारेगा तो कोई ऐसे सारे ट्वीट्स निकल जाए, जितना भी हल्ला था। जो अनरिलेटेड कंपनी थी, जो शायद मतलब बुल मार्केट की आदत होती है कि जो आटा बनाने वाली कंपनी होती है वो ब्लॉकचेन की बात करे, राइट। तो इस तरह का बुल मार्केट की हैबिट होती है। जो बेसिक केमिकल की कंपनी होती है वो सडनली स्पेशलिटी केमिकल की हो जाती है। जो एब्सोल्युटली सिक्लिकल बिजनेस होता है जैसे मेटल का, वो मेटल के सुपर साइकिल में चला जाता है जो नेक्स्ट 2 डिकेड तक चलने वाली है, राइट। बाकी ना आटा बनाने वाली कंपनी ब्लॉकचेन में कुछ कर सकती है, ना स्पेशलिटी केमिकल बेसिक केमिकल की कंपनी बनती है। ये खाली रिटेलर को सामान बेचने का तरीका है, राइट, स्टोरीज को पंप कर। तो इसी तरह की से स्टोरीज को पंप किया गया कि ब्लॉकचेन आ जाएगा तो दुनिया रिवॉल्यूशनाइज हो जाएगी,
blockchain is the future, Bitcoin is going to go to some $6 lakh पर Bitcoin, इस तरह की सारी बातें बोली गई। लेकिन जब ये बिटकॉइन फिट करके और ये यहाँ पे आ गया, जब FTX का डिफॉल्ट हुआ, सैम बैंकमैन का, तो यहाँ पे लोग क्या कह रहे थे, 16,000 पे आ गया। आफ्टर 75% रफ डिक्लाइन, पीपल वर सेइंग कि बिटकॉइन इज अ फ्रॉड। बिटकॉइन के पीछे अंडरलाइंग एसेट क्या है ये मुझे बताओ, राइट? बिटकॉइन इज अ फ्रॉड, बिटकॉइन को सस्टेन नहीं करेगा, राइट? ये इस तरह के सारे पॉइंट्स उन्होंने बोले। ये सारे पॉइंट्स बिटकॉइन के पीछे एसेट है या नहीं है, ये तब भी देखने का था जब वो 67,000 पे। दिस इज हाउ इमोशंस टेक्स ओवर, राइट? दिस इज हाउ इमोशनल पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट, एंड दिस इज वेयर मिसप्राइसिंग हैपेंस। दिस इज वेयर द वैल्यू इमर्जेस फ्रॉम, राइट? जब एक सर्टेन वर्ग जो है वो एक तरह से सोचता है, वो सोचता है कि लॉरेंस इज गोइंग टू बिकम नेक्स्ट डेविड स्लैब, राइट? उसको लोग पंप करते हैं एंड दे स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ लॉरेंस जो है इट इज गोइंग टू गो एक्स अमाउंट ऑफ टाइम्स अप फ्रॉम हियर, राइट? वो ऑफन सब होता है कि ऐसी सारी न्यूज, सारी स्टोरीज सब पंप की जाती है जब मार्केट अपने लास्ट स्टेजेस ऑफ एडवांस। वो कभी भी आपको तब नहीं पता चलेगा जब लॉरेंस स्टार्ट कर रहा होता है। ये स्टोरीज हमेशा लास्ट में पंप की जाती है, और जो लोग पंप करते हैं, मुझे तो लगता है इंस्टीट्यूशंस उनको पैसा देते हैं ट्विटर पे स्टोरीज पंप करते हैं, अदरवाइज वो अपनी पोजीशन के फेवर में पंप करते हैं स्टोरी को, और फिर बाद में वो बोल देंगे कि आई टोल्ड यू इन XYZ वेबिनार कि लॉरेंस को एग्जिट कर लो, अब मुझे फ्यूचर में उसमें कुछ नहीं दिखता है। नाउ डेज आई एम रीडिंग कि लॉरेंस का की हालत इसलिए खराब है क्योंकि CDMO कोई तरह का सिक्लिकल बिजनेस है और यहाँ पे लो मार्जिन बिजनेस है। अब ये सारे फैक्टर्स जो थे ये तब मुझे नहीं पता चले जबकि लॉरेंस अपने हाई थे, राइट? तब तो ये नेक्स्ट डेविड स्लैब था और वंस इन अ लाइफ टाइम पहुंचा। सो पॉइंट इज कि आपको रिएक्ट तब नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग इमोशनल होते हैं, वो इस तरह से सोचते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन अप है तो वो सोचेंगे कि प्राइस विल कीप ऑन गोइंग अपवर्ड, ब्लू डॉट डाउन है दे विल कीप ऑन थिंकिंग कि इट विल कीप ऑन गोइंग डाउन, ठीक है? और वो इस चीज को नहीं देखते कि कहाँ इमोशनल पार्टिसिपेंट्स की तादाद बढ़ गई स्टॉक के अंदर, और जहां इमोशनल पार्टिसिपेंट की तादाद बढ़ गई वो स्टॉक कहीं ना कहीं मिसप्राइस हो रहा है। यदि इमोशनल पार्टिसिपेंट की तादाद तब बढ़ गई जबकि स्टॉक ऊपर जा रहा है एंड एवरीवन इज थिंकिंग दैट दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग टू हैपन, राइट? तो वो वहां पे ओवर वैल्यू हो चुकी है प्राइस, और इंस्टीट्यूशन के पास एक ओवर वैल्यूड स्टॉक को बाय करने का कोई रीजन नहीं। हम लोगों की ट्रेडिंग है, इन आवर टाइप ऑफ ट्रेडिंग द मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड इज इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। हर आदमी जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट है ये बात बोल रहे। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट क्या होता है कोई नहीं जानता, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझे कि रिटेलर क्या करता है। तो व्हेन आई रेड बाइकॉफ के भी 3 लॉज थे। जिस तरह से 3 लॉ टेक्निकल एनालिसिस के हैं कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये 3 बेसिक लॉज हैं जिसपे टेक्निकल एनालिसिस का पूरा फ्रेमवर्क लिखा हुआ है। एंड टेक्निकल एनालिसिस को जो भी मर्फी हुए या प्रिंग हुए इन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया अपने टाइम में दैट वाज फाइन, बट यू आर समवेयर यूजिंग सम 60-70 इयर्स ओल्ड टेक्निक को आप आज यूज करना चाह रहे थे, माइट वो आपको पैसा नहीं कमा के देगा। लेकिन जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क इज एब्सोल्युटली फाइन, फ्रेमवर्क यही है और इसी वजह से टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती है। इसी तरह से वाइकॉफ के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जो कि बहुत बेसिक सा इकोनॉमिक्स का लॉ है कि जो सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस नीचे आती है और डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस अप जाती है, उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इट इज वेल अंडरस्टूड। द सेकंड थिंग इज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट इज व्हाट गिव्स यू द एबिलिटी टू थिंक राइट डीप इनटू एनीथिंग। आप बोलते हैं कि हम लोग किस तरह से सोचें, सोचने का एक तरीका है हमेशा चीजों को देखिए कि जो चीज आप देख रहे हैं वो इफेक्ट है या वो कॉज है। इफ इट इज एन इफेक्ट राइट, तो उसका कॉज क्या है, उसके कॉज को समझिए। यू विल से दैट ट्रेंड क्यों बनती है। इफ आई आस्क यू व्हाई ट्रेंड फॉर्म्स, यू विल से दैट बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन कहाँ से आता है, वैल्यू की वजह से आता है। जब वैल्यू होती है
तो कन्विक्शन आता है, कन्विक्शन आता है तो हम लोग बाय एंड सेल करते हैं, उससे सप्लाई या डिमांड बनती है और सप्लाई एंड डिमांड ट्रेंड क्रिएट करता है। सो वैल्यू और ट्रेंड आपस में सेपरेट नहीं है। जो वैल्यू को समझ गया वो ट्रेडिंग को बहुत हद तक समझ जाता है। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी वैल्यू की वजह से होती है, राइट। सो द पॉइंट इज कि जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल इमोशनली रिएक्ट करते हैं, राइट, when they become hooked of some kind of stock, like they had been जब इलेक्ट्रॉन फेल हुआ था, they had been जबकि बिटकॉइन क्रैश कर रहा था, राइट, जब भी एक परसेप्शन आता है, राइट, सो ये जो, तो वहां पे आपको एक मिसप्राइस्ड वैल्यू आती है और इस चीज को हम लोग समझते हैं एक लॉ से, जो है जो मैंने क्रिएट किया, इट इज द लॉ ऑफ परसेप्शन वर्सेस एक्शन। ये जो परसेप्शन वर्सेस एक्शन है, ये किस चीज से ड्राइव होता है? तो वाइकॉफ का एक थर्ड लॉ जो है कॉज एंड इफेक्ट के बाद, वो है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, ठीक है। वाइकॉफ के बाद जितने लोग, उन्होंने एफर्ट वर्सेस रिजल्ट पे कोई ढंग का काम नहीं किया। उन्होंने एक्चुअली वाइकॉफ के किसी भी कंसेप्ट पे कोई ढंग का काम, राइट, दे जस्ट केप्ट ऑन मार्किंग चार्ट्स लाइक इट इज अ चार्ट पैटर्न। उन्होंने कभी उसे एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं, राइट। सो आई एक्सपैंडेड दिस and I included 5 types of effort, जिसका रिजल्ट मैं देखना चाहता हूँ। 5 types of effort में पहला है टाइम वर्सेस प्राइस, राइट। किसी एक सेपरेट वेबिनार में आई विल एक्सप्लेन इट, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने एक बार पहले भी उसमें बताया था इन माय स्पेस, बट उस समय मेरे पास में कोई स्क्रीन पे शो करने का सिचुएशन नहीं था, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। सो आई वाज एक्चुअली प्लानिंग कि हम लोग कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा CRMC का कोर्स करेंगे, जो कि ग्रुप के लिए स्पेशल होगा, जो हम लोगों का मोमेंटम मास्टर्स ग्रुप है। यदि कभी हम लोग ऐसा प्लान करते तो आई विल टीच यू इन डिटेल कि कैसे हम लोग प्राइस एक्शन करेंगे, बिकॉज आई वांट जो ये फ्लॉड टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट है, जो पैटर्न मैचिंग की तरफ ऑब्सेस है, इसमें से पैटर्न मैचिंग को खत्म किया जाए और चीजों को बिहेवियर पे लर्न करने को सीखा जाए। It is revolutionary. It will change your perspective, right? So the point that I am trying to explain कि मैंने 5 तरह के एफर्ट का जो आउटकम है वो रिजल्ट यानी कि प्राइस में देखते हैं, और एफर्ट में मैंने 5 तरह से इसको एक्सपैंड किया। द फर्स्ट थिंग इज, और यही चीजें जो आपको ये भी बताती है कि आपका कॉन्टेक्स्ट कैसा है, राइट। सो द फर्स्ट पार्ट इज टाइम वर्सेस प्राइस। कितना समय इंपल्सिव स्विंग ले रही है, कितना टाइम लेके कितना मूव जनरेट करेगी, और करेक्टिव स्विंग कितना समय लेके कितना मूव जनरेट करेगी। Someday I will explain it with charts and in great details, that then it will help you understand how price behaves. The second thing is the basic law of VSA, volume spread analysis, and for which the concept of effort versus result was created by Richard Wyckoff. जो हम लोग आज समझने वाले हैं वॉल्यूम एनालिसिस। The third law is news and earnings versus price, right? न्यूज क्या है, अर्निंग्स क्या है, उसके अनुसार प्राइस किस तरह एक्ट करते हैं। सो लेट मी ओपन वन चार्ट ऑफ मिर्जा। तो वन स्टूडेंट ऑफ माइन आस्क्ड मी कि इसको आप डिस्क्राइब कीजिए कि इसको हम लोग कैसे कैसे स्टडी करते हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग दैट आई सॉ कि यहाँ एक बहुत लंबी लाइन जा रही है जो कि 2014 से चली आ रही है, राइट। और ये लाइन प्राइस को ऑफर रिजेक्ट कर रही है, या तो रेजिस्टेंस के तौर पे काम आ रही है या सपोर्ट के तौर पे काम आ रही है। दिस इज अ ह्यूज लाइन, एंड बिकॉज दिस इज अ ह्यूज लाइन, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये लाइन रफली आपकी 7-8 सालों से चली आ रही है, एंड इट इज गेटिंग रेस्पेक्टेड एवरी टाइम। देन व्हाट आई सॉ, मेरी एक हैबिट है, मैं हमेशा जब भी किसी एडवांस को देखता हूँ जहां से प्राइस एडवांस को एक्वायर कर रही है, I always look for the source of. So I saw that the source of the move is 4th November 2021. First time the price acquired a characteristic of a trend. The price is line को breach करती है, and it is creating a powerful bar on huge wall. So what I did, मैं next काम यही करता हूँ, context को हम लोग कैसे analysis करते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। I will write Mirza International 4th November and I will search what is happening, right? Is there any news regarding Mirza International on 4th of November 2021 को? क्या कोई न्यूज, राइट? ऑफन इससे आपको न्यूज का पता चलता है कि क्यों कोई स्टॉक सर्च कर रहा है या क्यों कोई स्टॉक गिर रहा है,
राइट। मैंने देखा कि मेजर इंटरनेशनल के रिगार्डिंग न्यूज नहीं है, लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि एक ट्विटर पे एक पॉइंट है, एंड आई क्लिक्ड ऑन इट एंड आई सॉ दैट ही इज सेइंग that Diwali with major international closed up by 14% on Muhurat trading, and this is November 4, 2020. That means this was Diwali का दिन। एक घंटे में ये स्टॉक 14% अप था, and with excessive volume. This is saying that there is extreme amount of urgency in price, right? Volume आपका 20-day average का 4x है, 4x volume आपको आ रहा है, and the price is surging 14% in just 1 hour. That is extreme urgency, right? So because मुझे न्यूज नहीं मिली तो मैंने नेक्स्ट चीज पे ध्यान दिया कि यार नेक्स्ट अर्निंग्स कब, and I saw it was November 2021, right? Because it was 12th November 2021, I did a simple thing. I had gone to market India, and I will write Mirza International. I wrote Mirza International here, and now I will go to summary, consolidated, right? And I will see that how was the earnings on in this quarter, right? So quarter कौन सा था? It is November 12th जबकि earnings आई है, so this is September quarter का, right? So September 2021 के quarter में it posted 2 रुपये 22 पैसे की earnings है, with 319% surge in EPS and 45% surge in revenue. You will say that this is not surprise because पिछली बार भी 150% है. Again, what is important? It is context which is important. 150% है, लेकिन जून में सर्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रीवियस जून जो था वो जून 20 था, जबकि मार्केट जो था वो बंद था बिकॉज ऑफ कोरोना, राइट? तो जून में सभी कंपनी की अर्निंग्स खराब थी, एंड बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट सभी कंपनी की अर्निंग्स जून 21 के क्वार्टर में आपको एक मेजर जंप दिखाई थी, जस्ट बिकॉज इट रीच टू द नॉर्मल। ये 96 पैसे का ये ईपीएस प्रोड्यूस करा, इट इज नॉट अ ब्रेक थ्रू ईपीएस, राइट? सेकेंड थिंग, 0.74 पैसा, 96 पैसा। अब ये 2.22 के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं नीचे में जितनी अर्निंग्स है उसमें देखूंगा इसके इक्विवेलेंट अर्निंग्स कौन कौन से। So I saw 0.96 paisa, 0.74 paisa, and I saw a jump 1.34 paisa in December. Again 1.53, 0.53 minus 1.93 कोरोना का क्वार्टर है 0.6. तो आई एम सीइंग के दिसंबर क्वार्टर को छोड़ के रेस्ट क्वार्टर में ये 1 रुपए से कम अर्निंग पोस्ट कर रहे, ईपीएस पोस्ट कर रहे। Then I suddenly realized कि दिसंबर 19 के क्वार्टर में again it posted 1.78%. So this is telling me that there is some seasonality factor which is playing in the earnings. कि जब भी earnings आती है दिसंबर की, it always posts roughly 1.5 to 2x of EPS ये पोस्ट कर रहा है। Why? Because of festive season. अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में जो फेस्टिव सीजन होता है उसमें सेल्स होती है, दिवाली की सेल्स होती है, जिसकी वजह से मिर्जा इंटरनेशनल को ज्यादा अर्निंग हो रही है। सो द सीजनैलिटी फैक्टर इज प्लेइंग आउट, बट सितंबर में कोई सीजनैलिटी फैक्टर प्ले नहीं कर रहा, और पास्ट की कोई भी अर्निंग्स 2 रुपए के आसपास में, जितना भी हिस्ट्री मेरे पास अवेलेबल है। सो दिस इज अ ब्रेक थ्रू अर्निंग्स and the price is surging because of breakthrough earnings. So what next I will look for? I am playing what you are looking for. You are looking for high earnings. I am looking for what creates higher, right? What creates higher? Low base effect creates higher, right? आप 10 को 8 से डिवाइड करेंगे so the return will be 1.25, right? लेकिन 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिटर्न will be 5 number 5, right? सो सेम थिंग को यदि आप लो बेस से यदि आप डिवाइड करें, इट इज ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस मल्टीपल्स जो आएंगे वो आपके हाई आए, ठीक है? तो सेम थिंग है कि यदि आपको हाई रिटर्न चाहिए, राइट, इन फ्यूचर अर्निंग्स, व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर, you should look for a small earnings growth in past 3 quarters at least. Why 3 quarters? क्योंकि फोर्थ क्वार्टर ऑलरेडी 2 रुपए 22 पैसे, अगली बार जब भी सितंबर का क्वार्टर आएगा वो हमेशा 2 रुपए 22 पैसे से कंपेयर होगा,
It is already high base effect. So you have roughly 3 quarters जहां की आपको हाई बेस, यदि आपका ₹2.22 कंटिन्यू भी करेगा या ₹3 तक भी जाएगा, you are still able to get 100% प्लस रिटर्न, बिकॉज जो पास्ट के 3 क्वार्टर है वो पुअर क्वार्टर है। तो मैं एक वीक चीज को एक स्ट्रॉन्ग चीज के अगेंस्ट कंपेयर कर रहा हूँ, जिससे कि रिटर्न 100% प्लस बन जाएगा। यही चीज जब आप कैंसलिंग पढ़ेंगे, यू विल से उनिल विल से कि 3 क्वार्टर की हाई ग्रोथ देखो, 3 क्वार्टर की हाई ग्रोथ देखोगे, इंडिया में ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि 3 क्वार्टर की हाई ग्रोथ के बाद बहुत कम कंपनीज होंगी जो फ्यूचर के 3-4 क्वार्टर में आपको हाई ग्रोथ पोस्ट कर सके। इंडिया में गूगल और एप्पल नहीं है, राइट? इंडिया में स्टार्टअप्स हैं, इंडिया इज राइजिंग, बट हाउ इट इज राइजिंग? इट इज नॉट राइजिंग ऑन इनोवेशन, बिकॉज हम लोगों के एंटरप्रेन्योर में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है। They are just copying successful model from foreign and they are implementing it here. तो यहाँ कोई रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी नहीं आती है, यहाँ गूगल और एप्पल नहीं बनते। हम लोग गूगल और एप्पल चलाते हैं और अपना सीना ठोकते हैं कि हम लोग गूगल चलाते हैं, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं, हम लोग एडोबी चलाते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी ऑफ दीज इन इंडिया, क्योंकि हम लोगों में रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं। वी आर केपेबल इनफ, बट वी आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क, राइट? तो इस वजह से इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट के नेचर का डिफरेंस है, ठीक है? सो नेक्स्ट 3 क्वार्टर में ₹1.34 के अगेंस्ट क्या आया? ₹3.65, ₹2.51 एंड ₹3.41। ये जितने भी अर्निंग्स आए, ये सारे ₹3 के ऊपर आए एंड इट गॉट कंपेयर्ड अगेंस्ट रिसर्च, राइट? But the next quarter that is going to come, it is going to get compared. ₹2.72 is going to compare against ₹2.22, which is already a high base. And because of this high base, you are not going to get 100% return. It is just common sense I am using. I am not using any kind of fancy things like I am looking at some capacity extension. I am looking for anything too much exciting or anything too complicated. I am just using my common sense to understand how the price is going to react to these earnings. ठीक है? तो इस प्राइस को देखते हैं कि सितंबर 22 से पहले ये क्या कर रही है, राइट? So the price is surging. It kept on surging. This is the next earnings which came of December. The price kept on surging. It kept on surging. This is your March earnings. It kept on surging. This is your June earnings. Now what is pending is September quarter card, which is going to get compared against high base effect, and this is what happened next. See this. So those who are going to look for 3 quarter of high growth, where he is going to buy? Somewhere around here. Just for this much move, because again he is relying on too much past data. Past is gone, past is priced in. You are looking for too much past context. Focus on future, don't focus on past. Whatever happened in past is already gone, right? So यहाँ पे game change हो जाता है, right? And this is not just once. Just go and watch Mastic का chart, right? Or let me show it to you. Mastic, right? So see this. This is an earnings gap on 15th of June 2020, and it is probably your March earnings, March 2020 earnings. So I will go and observe what is going to happen in Mastic. This consolidated. I will expand it and I will see, right? So the price posted a 14 rupee EPS growth, 14 rupees EPS in March 20, with a 22% surge from previous quarter. तो मैं पीछे के 3 क्वार्टर देख रहा हूँ, it is just posting 10 rupee, 9 rupee, escape from the history, it is posting. So this is a clear jump till 14, not excessive jump नहीं है, but it is a jump. ठीक है? And the price action is telling me that it produced a very good 20% upper circuit इसने create किया, which is giving me a lot of confidence, right? Next I am looking here, consolidate हो रहा है, और अब मैं पीछे के 3 क्वार्टर देखता हूँ, it is just 10.79, 10.26, 10.10, right? So next quarter is going to get compared against 10 rupee 10 paisa.
उसके बाद वाला 10 रुपये 26 पैसा, उसके बाद वाला 10 रुपये 79 पैसा. These are just in range of 10 rupees, right? Next quarter posted as 16 rupees 62 पैसा का अर्निंग्स ग्रोथ इसने पोस्ट किया है. It is a surge even quarter on quarter basis पे भी और year on year basis पे भी. It is just making the earnings more powerful. Right. So what happens next? What is the problem? Is there any issue? So यहाँ से ये प्राइस चलती है and it posted the next earnings of 16 rupees. 16 रुपए की earnings post करने के बाद the price keeps on surging, right? And next earnings ये यहाँ पे आ रही है आपके 30th of October 2020. तो next earnings कैसी है हम लोगों की? It is 20 रुपये 81 पैसा. ये इस earnings को पोस्ट कर रहा है 20 रुपये 81 पैसा. 103% का ग्रोथ आ रहा है. Because next के जो previous 3 quarter हैं they are small. They are facilitating कि आपका जो पास्ट नेक्स्ट 3 क्वार्टर आएंगे वो हाई ग्रोथ पोस्ट करेगा. पहला क्वार्टर 14%, नेक्स्ट क्वार्टर 16 रुपीज एंड थर्ड क्वार्टर 20 रुपीज. तो लगातार देखें कि इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वी आर सीइंग गुड ग्रोथ, बट वी आर आल्सो सीइंग कि पास्ट के 3 क्वार्टर के लो बेस इफेक्ट प्ले कर रहे हैं. बट वी हैव ओनली 1 क्वार्टर ऑफ लो ग्रोथ नाउ लेफ्ट हियर ऑफ 10 रुपीज, राइट? So next December quarter came with 23 rupees 22 paise. Because this is a big breakthrough here, right? Or now even 23 rupee is very much greater than 14 rupees. तो आगे पीछे के जो 2-3 क्वार्टर हैं they are also come under low base effect because पीछे के जो अर्निंग्स है उससे बहुत ज्यादा अर्निंग एक साल में ग्रो हो गई. तो लेट अस सी हाउ द प्राइस इज प्रोसीडिंग. ये आपका अक्टूबर का क्वार्टर हो गया एंड दिस इज योर दिसंबर क्वार्टर, जिसकी बात आपको एक पूरा फुल फ्लेज बेसिंग स्टॉक में बना and then it is started moving back up from April 21 यानी कि मार्च की मार्च की अर्निंग्स was 24 रुपी and it was significantly greater than 14 रुपी. तो 14 रुपए 16 रुपए ये दो कम से कम लो अर्निंग्स के बेस अब हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि 14 रुपए 16 रुपए से प्राइस काफी ग्रो हो चुकी है. So next June quarter got 27 rupee 43 paisa earnings and it got compared against 60 rupee 62 paisa and was able to post 65% growth. And next quarter it is going to get compared against 20 rupee, which is again a high base, but the current 27 rupee is also high, right? So till this phase, right, you are getting the price is going up. June के earnings July के quarter में, and then this was the September quarter के earnings when 20 rupee got compared against 27 rupee and posted a 33% return growth. But next quarter में क्या हो रहा है? You are going to get compared against 23 rupees, which is significantly high, and the high growth trajectory is going to end. On next 3 quarter आपके खुद 24 रुपए 27 रुपए जैसे, which is impossible to beat. In such you saw कि प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करती है और स्टेप. तो टू मच यदि आप पास्ट डेटा पे ऑब्सेस करेंगे कि यू नीड अ लॉट ऑफ ग्रोथ, ऐसा ही सेम एग्जांपल आप पनामा पेट्रो में देख सकते हैं जो हाई ग्रोथ का उसका पूरा है, उसमें सेम ट्रेजेक्टरी आपको दिखेगी. 3 क्वार्टर में लो ग्रोथ था एंड इट सर्ज्ड इन 2-3 क्वार्टर. So for a trader it is important to have an interpretive mindset. ह्यूमन की सबसे बड़ी पावर क्या है? It is the power of imagination. ठीक है. Currently I am seeing that many people are saying that AI जॉब ले जाएगा, AI लोगों की, वो कैसे लोगों की जॉब ले जाएगा? मशीन ने किन लोगों की जॉब मशीन लेके चली गई? जो कोई रिपीटेटिव वर्क करते हैं जो मशीन के द्वारा ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जा सकता है, वैसे एल्गो ट्रेडर की जॉब ले जा सकता है. कंप्यूटर किसी भी डेटा जो भी मैनुअली हिसाब किताब का काम होता है ये सब होता है उनकी जॉब ले जा चुका है. और एआई भी उन लोगों की जॉब ले जाएगा जो एक रिपीटेटिव वर्क को करते हैं. ये उन लोगों की जॉब नहीं लेके जाने वाला है जो किसी भी तरह का इमेजिनेशन से ड्रिवन या इनोवेटिव वर्क करे, राइट? ये सिर्फ उन लोगों की जॉब लेके जा सकता है जो ऑब्जेक्टिव वर्क करते हैं. सब्जेक्टिव थिंकिंग एक स्किल है जो एक गॉड गिफ्ट है जो हम लोगों को ह्यूमन को मिली है. कंप्यूटर सब्जेक्टिव थिंकिंग नहीं कर सकता है, लेकिन आज के डेट में लोग ये चाहते हैं कि कंप्यूटर सब्जेक्टिव थिंकिंग की एबिलिटी लेके आए, लेकिन वी ह्यूमन वी नीड टू बिकम ऑब्जेक्टिव.
राइट, दिस इज वेयर द एंटायर प्रॉब्लम लाइज। हम लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग को हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव कैसे होगी? इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इमोशन। ह्यूमन इमोशन को आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आपको इतना डिग्री का गुस्सा आ रहा है। इट इज नेवर, वो कभी भी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे मेजर नहीं किया जा सकता है, राइट। तो वो ऑब्जेक्टिव कभी हो नहीं सकता है, ये इमोशन से ड्रिवन थिंग है। यहाँ स्किल्ड लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और अनस्किल्ड पैसा ज्यादा कमाते हैं। यदि सब कुछ ऑब्जेक्टिव रूप से हो जाए तो हर आम आदमी पैसा कमा सकता है। ट्रेडिंग में ऐसा होता नहीं। इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल्स to make money in trading, right? So the point that I wanted to explain here is whether a person is as a scientist or it is an artist, right? What is common between both of them? They both imagine stuff, right? उन दोनों को ही इमेजिनेशन की जरूरत है। आर्टिस्ट को भी इमेजिनेशन की जरूरत है, साइंटिस्ट को भी इमेजिनेशन की जरूरत है। टेक्निकल एनालिसिस साइंस हो या आर्ट हो, आपको इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। इन सिमिलर वे एक पर्सन जो स्ट्रेटजीज बनाता है वो भी क्या करता है, उसके लिए भी जो पावर, इट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन, हाउ ही इमेजिन्स, राइट। सो देयर इज एन एग्जांपल आई वाज रीडिंग समवेयर कि एक चेस प्लेयर किस तरह से सोचता है। चेस प्लेयर ऑलवेज थिंक्स मल्टीपल मूव्स अहेड, राइट। लाइक आपने कोई एक मूव लिया एंड नाउ आई हैव 4 टाइप्स ऑफ मूव व्हिच आर अवेलेबल फॉर, राइट। So I will think that how you are going to respond to each of the 4 moves जो मेरे पास है, इस पे आप कैसे react करेंगे। So let us say there are 4 probabilities जिसके साथ मैं मूव कर सकता हूँ और आप हर एक probability पे 4 तरह से react कर सकते हैं। So there are total 16 things on which I am thinking about। 16 probabilities पे मैं सोच रहा हूँ कि आप 16 तरह से react करेंगे। बिकॉज 4 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल 16 किस्म के आपके रिएक्शंस आएंगे और 4 टाइप ऑफ मेरे खुद के एक्शंस हैं। सो इवन जस्ट इन वन मूव, एक मूव मेरा, एक मूव आपका, आई एम थिंकिंग ऑन 20 टाइप्स ऑफ मूव व्हिच आर पॉसिबल। बट एक गुड ट्रेडर, गुड प्लेयर जो होता है, जो एक अच्छा चेस का प्लेयर होता है, वो मल्टीपल मूव्स अहेड सोचता है। मल्टीपल मूव्स अहेड सोचता है ताकि वो फ्यूचर में अपने ओपोनेंट को फोर्स कर सके कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से मूव को ले। अ व्हाइल बैक आई रॉट ऑन ट्विटर कि आप चार्ट पढ़ रहे हैं, मैं आपका दिमाग पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मैं ये पढ़ पा रहा हूँ कि आप चार्ट पे क्या पढ़ रहे हैं, राइट। बिकॉज आपने चार्ट को ऑब्जेक्टिव बना रहा है, so it is easy for me to understand a retailer's mindset. And this is what every professional trader does. He reads the mind of a retailer, how a retailer is going to act, right? This is where जहाँ सब कुछ बहुत ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एंटिसिपेशन का स्किल होना बहुत जरूरी है। If out of those 16 types of response that you can give me, out of those 4 types of action that I will take, right? इस 16 पे समझिए कि मैं हर एक में 4 तरीके से रिएक्ट कर सकता हूँ। In each 16 types of move that you can take, right? So I am looking for 64 probabilities and 20 which के पहले के मूव से आए। So in just one move of mine, one of yours, and then a reaction to your move, just 3 स्टेप के अंदर मैं लगभग 84 probabilities पे सोच रहा हूँ। This is what chess is. It is about thinking in terms of मैं कैसे एक्ट करूंगा तो आप कैसे एक्ट करेंगे, and then when you will take this one, I will do this, right? So this is how we think in terms of probabilities, multiple moves ahead. जो एक स्टेप अहेड सोचता है वो हमेशा एडवांस होता है। ट्रैप कैसे होता है? ट्रैप ऐसे होता है कि आप एक ऑब्वियस तरीके से रिएक्ट करते हो तो आप ट्रैप हो जाते हैं। आप ट्रैप तब नहीं हो सकते। आप ट्रैप, कौन ट्रैप सेट करता है आपके लिए? जो आपसे एक स्टेप अहेड सोच रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, वो आपके लिए ट्रैप डालता है, आप वैसे रिएक्ट करते हैं एंड यू गॉट ट्रैप बिकॉज यू आर रिएक्टिंग, राइट? सो दिस इज where the next part comes, keep thinking in sync of popular belief and against it, right? जो पॉपुलर बिलीफ है, हम लोग नहीं जानते इंस्टीट्यूशन क्या सोच रहे हैं,
but we can definitely understand how retailers are thinking. Retail की जो सोच है, retailer क्या करेगा? Where he is too much emotion driven, where he is too much bombarded with setups on Twitter कि हाँ ये देखो ये ABB का चार्ट एकदम सही बन रहा है, इसका pivot develop हो गया and it is going to go up. Right? These are areas of trap. These are areas of trap. So what I do, मैं यहाँ पे एक concept लेके आया जिसको मैं बोलूँगा anticipative technical analysis versus reactive technical analysis. So let me explain it with one chart which I shared a while on Twitter. So it was Avalon, right? Many of you must be thinking कि इस chart का क्या purpose है, especially after the breakdown इसका कोई purpose नहीं है, but when I was looking at what I was looking, I was here at this juncture and I was thinking, यदि मेरे सामने एक particular situation है, I am looking at something which broke below the support area, right? So what kind of action I am going to see? इसमें मेरे लिए पैसा कमाने की क्या probabilities हैं, right? So first probability is to respond to this breakdown, to react to the breakdown and to short the stock if यदि मार्केट मुझे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देती तो शॉर्ट करना इज द रिस्पॉन्स करने का साइड हो गया, रिएक्ट करने का साइड हो गया, जिस पर मैं सोच रहा हूँ. दिस इज हाउ ईच ऑफ द रिटेल ट्रेडर इज ऑल्सो थिंकिंग. वो सोचेंगे कि शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती तो एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रेड. बट द सेकेंड पॉइंट दैट इज, जो मैं दूसरी चीज सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि व्हाट इफ this is where I am bringing my imagination into play. Imagination में बहुत पावर है. जो आप ताजमहल देखते हैं, ताजमहल किसी बादशाह की बनाई हुई इमारत से पहले, किसी मजदूर के बनाए हुए इमारत से पहले एक बेहतरीन इमेजिनेशन. इट इज अ वेरी हाई क्वालिटी इमेजिनेशन. आप कोई भी चीज जिसको आप स्किल समझते हैं वो उससे पहले एक शानदार इमेजिनेशन होता है जिसके ऊपर स्किल वर्क करती है. वो कोई बहुत ही टफ एरिया में बना हुआ ब्रिज हो, वो किसी भी कोई बहुत खूबसूरत पेंटिंग हो, या कोई भी चीज हो, या एडिशन का बल्ब जलने के इसका हो. एडिशन ने 1000 टाइप्स ऑफ एलिमेंट को यूज किया ये देखने के लिए कि बल्ब उससे नहीं जला. एंड देन वो सबसे पहले उन्होंने जो ट्राई किया, उन्होंने इमेजिन किया होगा कि किस चीज से बल्ब जल सकता है. जो उसके बाद वाला इमेजिनेशन था इट सक्सीडेड, एंड व्हेन इट सक्सीडेड द वर्ल्ड चेंज. तो हर चीज इमेजिनेशन से होती है. तो मैंने यहाँ इमेजिन किया कि what if the price get reversed exactly from there, right? Now I will think how the emotional participants will act and how the institution will act in such situation, right? So popular belief क्या है? Popular belief is price is breaking down and I should go short in this stock. Unpopular belief क्या है? जो उसका exact opposite है, जो उसके sync में नहीं है, जो उसका exact opposite है, it is what if the price reverses from that? How I am going to take benefit of that? So NSE में, मतलब Indian market में you can't short this kind of stock because it is not in futures, but you can definitely make money when the price will reverse back up. And now tell me whether retailers buy करेंगे क्या? रिटेलर की बाइंग की वजह से प्राइस रिवर्स होगी? कभी नहीं. क्योंकि कोई रिटेलर जो टेक्निकल एनालिसिस की बुक पढ़ के बैठा हुआ है वो कोई भी इसको लॉन्ग नहीं करेगा. इवन मैं भी लॉन्ग नहीं करूंगा, राइट? उनकी वजह से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी. तो दिस इज व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल बाइंग. ये इंस्टीट्यूशन की बाइंग है जो प्राइस को ऊपर लेके आएगी. एंड देन आई वोंट वेट फॉर अ लॉट ऑफ कंफर्मेशन. आई विल जस्ट एक्ट जैसे ही मुझे सफिशिएंट कंफर्मेशन मिल जाती है कि इंस्टीट्यूशन के बाइंग है एंड द प्राइस इज रिवर्सिंग. दिस इज हाउ आई एम एंटिसिपेटिंग अ मूव. I am anticipating something. I am not going to just go and fall into the trap कि हाँ electron set हो रहा है, I am going to jump into it and I am going to buy. I will think on the both end. यदि emotional area है, लोग obsess हैं emotion के साथ, तो I am never going to buy the breakout there. मैं हमेशा इस सप्लाई को निकल जाने दूंगा because the price will always create 2-3 withdrawals and will eliminate this obvious buying. दूसरी तरफ यदि ये ऐसा स्टॉक है जिसमें इमोशंस हाई नहीं है, जैसे एवेलॉन के केस में, आई विल थिंक व्हाट इफ द प्राइस विल गो डाउन. तो मेरे पास पैसा बनाने की क्या अपॉर्चुनिटी है?
when I am reacting to something, I am responding to some kind of action. And what are the probabilities for me? यदि प्राइस रिवर्स करती है और वो प्राइस वहां से नीचे जाने के बजाय ऊपर चली जाती है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या है? आई एम थिंकिंग ऑन बोथ वेज. यदि मेरे फेवर में जैसा जैसा पॉपुलर है उसके डायरेक्शन में प्राइस जाती है, तो क्या होगा? ऑपोजिट जाती है, तो क्या? राइट. So the thing that I am going to explain here is, this is how the issue price creates a lot of overhead supply in IPO stock, especially क्योंकि लोगों को एग्जिट करने का, जिन लोगों को चांस नहीं मिला है, उनको यह ओवरहेड सप्लाई जरूर परेशानी क्रिएट करती है. दैट इज समथिंग आई ऑलवेज लुक फॉर. तो ज्यादातर इस वाले चार्ट में मार्क नहीं, लेकिन मेरे कुछ पास्ट चार्ट में आई यूज टू मार्क द इश्यू प्राइस, कि किस प्राइस पे स्टॉक इश्यू हुए थे, अलॉट हुए थे लोगों को, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से ये सप्लाई आने वाली है प्रोबेबली. राइट. क्योंकि बहुत सारे इमोशनल सेलर्स वहां से स्टॉक को बेचे. आई ऑलवेज लुक फॉर दैट. सो जो पॉइंट मैं बता रहा था, मैंने एफर्ट और रिजल्ट को जो 5 तरीके से जो एक्सपैंड किया, उसमें से 3 मैंने एक्सप्लेन किया. द फर्स्ट वन वाज टाइम एलिमेंट वर्सेस प्राइस, सेकंड वन वाज वॉल्यूम वर्सेस प्राइस, थर्ड वन वाज न्यूज एंड अर्निंग्स वर्सेस प्राइस, जो मैंने आपको दिखाया. इन केस ऑफ मिर्जा इंटरनेशनल, इन केस ऑफ मैस्टिक दिखाया मैंने आपको न्यूज एंड अर्निंग्स के स्टॉक प्राइस को हम लोग कैसे डील करते हैं. द फोर्थ वन इज मार्केट वर्सेस प्राइस, जो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ क्रिएट करता है. So when you are matching patterns, right? So this Mirza International के chart पे I am just going back again, right? By going through the definition of impulsive and corrective swing, जो लोग context का इस्तेमाल नहीं करेंगे, they will say that this is looking too much choppy, too much wide action kind of thing. These are not good consolidation. What they are missing out is where this consolidation is coming from. It is coming in a situation when the market just entered into a bear market और ज्यादातर stocks आपकी गिर रहे थे. Then you got this kind of action. So this is not reflecting weakness, this is reflecting strength, right? So this is reflecting you strength. This is the fourth type of effort that we look for to understand the effect. So this is just the concept of relative strength, but you don't need a relative strength line, just you need some common sense to. कोई भी अच्छे ट्रेडर से आप बात करेंगे, he will always talk in terms कि कब मार्केट बुलिश था, कब मार्केट बेरिश था, क्योंकि ये उसे कॉन्टेक्स्ट देता है. जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट आप रखेंगे, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी. मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने एक उन्होंने मेरे लेक्चर्स पे एक छोटा मोटा पीडीएफ, इट इज नॉट अ वेरी बिग पीडीएफ, बट एक छोटा सा पीडीएफ व्हिच ही गॉट, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इसमें पॉइंट डाला. उन्होंने डाला कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट a piece of information is just a dot. It floats in your brain with a lot of other dots and doesn't mean a damn thing. Knowledge is information in context connecting the dots. जितने context add करेंगे, उतना ज्यादा है चीजों को understand कर. Now, I am just turning out this pointer highlighter जो है, क्योंकि मुझे लगता है it is creating some issues, जिसकी वजह से मुझे मेरा पीसी थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है. Okay, so the next point that I am going on, जो 5वां पॉइंट था मार्केट के बाद, that was perception versus action. Perception यानी कि perception, लोगों का perception क्या है? Are they emotionally driven? Right? Are they panicking? किस तरह से उनका परसेप्शन है और उसके अगेंस्ट एक्शन कैसा है. जैसे ब्लू डॉट का ट्रेड जो था, वो पूरा परसेप्शन वर्सेस एक्शन था. बिटकॉइन के बारे में जो मैंने लिखा था 14th नवंबर को, 13th और 14th को, इट वाज ड्रिवन बाय एक्शन एंड परसेप्शन. परसेप्शन एक्सट्रीमली बेयरिश था, और उस ट्वीट के बाद से स्टॉक लगभग 100% अप हो चुका है. मतलब ये जो क्रिप्टो करेंसी वो 100%. राइट. सो दिस इज हाउ, जब भी रिटेलर ऑब्सेस हो जाता है, इमोशनली ड्रिवन हो जाता है, पास्ट में क्या हुआ इस चीज से ड्रिवन हो जाता है, एक वैल्यू का मिसमैच होता है, और यहाँ से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है.
दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। ये 5 तरह के एफर्ट्स मैंने यूज किए टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। Now I am going to the third part. I don't think कि आज bottom का जो वाला complete हो पाएगा. So in some another webinar I will complete it. Today I am going to cover myths around volume interpretation because it is one of the most important concept. क्योंकि वॉल्यूम को लेके बहुत किस्म के myths हैं जिसको कि डिबंक करना काफी जरूरी है. This is the last part of this webinar. So the first thing that I am going to teach is the basic principles of VSA. So VSA is a concept of Richard Wyckoff और इसके ऊपर बहुत काम किया टॉम विलियम ने. लगभग उन्होंने वर्क को ओन कर लिया जितना वर्क टॉम विलियम ने क्रिएट किया. Let me have a little water then I will see. So VSA के कुछ बेसिक रूल्स है. ठीक है, सबसे बेसिक रूल ये है. सबसे पहला, यदि आप कोई तरह का बड़ा कैंडल देखते हैं and it is coming on huge volume, right? If the volume is red and that spread is large, volume spread analysis, the spread is large, the range is large, right? It reflects. यदि आपका ग्रीन कलर का कैंडल है और वॉल्यूम आपका ज्यादा है, इट रिफ्लेक्ट्स डिमांड डोमिनेशन. डिमांड डोमिनेट कर रही है. यदि रेड कलर का कैंडल है, इट रिफ्लेक्ट सप्लाई डोमिनेशन. ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि सप्लाई डोमिनेट कर रही है, राइट? यदि कैंडल का साइज बड़ा है, लेकिन वॉल्यूम उतना बड़ा है, many people कुछ जगह टेक्निकल एनालिसिस में they explain it like bearish, right? It is not bearish. It is just because the price is surging because of lack of supply. सप्लाई नहीं है, ठीक है. डिमांड बहुत ज्यादा नहीं भी है तो भी सप्लाई ज्यादा नहीं, इसलिए प्राइस सर्ज करे, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा नहीं आ रहा है. इन सिमिलर में यदि प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, you will say this is happening because of lack of demand. डिमांड नहीं है प्राइस, इस वजह से even a little amount of selling is pushing the price downward. ठीक है. Now ये 4 तरह के रूल्स थे जो वाइकॉफ के बेसिक VSA के थे. इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स और ऐड किए. पहला, यदि आप एक म्यूटेड कैंडल देखते हैं and the volume is too big, it often reflects 2 type of behavior. पहला टाइप ऑफ बिहेवियर है where it reflects inter-institutional action. एक इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है, तो आपको इस तरह का वॉल्यूम एंड कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगा. यहाँ कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड है या ग्रीन है, इससे कोई मतलब नहीं. रेड या ग्रीन कलर सिर्फ वहां इंपॉर्टेंट होता है जहां कैंडल की कुछ साइज है. जहां कैंडल की कोई साइज नहीं है, वहां रेड या ग्रीन वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, राइट? इसलिए ये पहले तरह से ये इंटर इंस्टीट्यूशनल एक्शन होता है. एंड द सेकेंड पार्ट विच इज इम्पोर्टेंट इज व्हाट वाइकॉफ का जो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है वो इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है. What is it? Let us say the price is surging on a strong volume, right? And then you start seeing some kind of action. यहाँ कि अभी तक वॉल्यूम आपका ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम आपका यहाँ तक के टास्क बना रहा था, it is still producing big candles, big volume, लेकिन आपका प्राइस ऊपर नहीं जा रही है. It is reluctant. It is struggling to go up, but the volume is increasing. So Wyckoff tells that this is distribution. This is distribution. This is silent distribution. Volume बढ़ रही है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रही. So what Wyckoff wants to tell is because the price is in uptrend, so retailer और institution के दिमाग से सोचिए, रिटेलर के लिए वो एक ऑब्वियस बाइंग पॉइंट है. रिटेलर जरूर स्टॉक को बाय करना चाहेगा. क्यों बाय करना चाहेगा? क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है, इसलिए बाय करना. वही इंस्टीट्यूशन जो है
लेकिन आप देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन हो रहा है, रिटेलर बाय कर रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है मार्केट, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रही और कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ रही। तो ये कौन है जो रिटेलर के अगेंस्ट बेच रहा है? इट इज नो वन अदर देन institution who are selling the shares to the retailer। ठीक है, तो प्राइस तब बढ़ती है जबकि सप्लाई और डिमांड का मिसमैच हो, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। प्राइस तब घटती है जब सप्लाई डिमांड का मिसमैच हो, डिमांड कम हो, सप्लाई ज्यादा हो। लेकिन प्राइस रेंज में इक्विलिब्रियम में होती है, जहाँ की प्राइस बराबरी पे होती है, सप्लाई भी बराबर होती है, डिमांड भी बराबर, राइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रिटेलर्स are emotional state में, past data is supporting them, sometimes it is backed by story as well. So you are seeing that everything looks so rosy for the retailers, but the price is not surging. So what kind of action are you seeing here? You are seeing the distribution because the retailers are buying, transaction हो रहा है, ये दिखा रहा है कि रिटेलर बाय कर रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रही है क्योंकि इंस्टीट्यूशन सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है और एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है। इसी चीज को वो बोलते हैं कि वॉल्यूम को एफर्ट की तरह लो और रिजल्ट को हमेशा इफेक्ट यानी कि रिजल्ट को हमेशा प्राइस में देखो, राइट। व्हाइल दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट एक्चुअली जब आप रियल जिंदगी में इसको अप्लाई करेंगे, लॉजिकल सेंस होते हुए भी मैंने बहुत कम जगह इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा है। मैं बहुत एग्जांपल्स नहीं दे सकता हूँ जहां मैंने इस चीज को एक्चुअली अनफोल्ड होते हुए देखी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस सर्ज नहीं करी आफ्टर अ प्रोलॉन्ग। सो समवेयर ये जो रूल है इट इज लॉजिकल, कहीं दिखे तो इस तरह सोचना चाहिए, बट इट इज नॉट ऑफनली सीन। ठीक है, दिस इज हाउ he wants to identify silent distribution. Now the next factor that I am going into, fifth point is, जहाँ सिक्स पॉइंट एक्चुअली, जहाँ की आपका ये भी म्यूटेड है, कैंडल भी, और ये वॉल्यूम भी म्यूटेड है। इट इज जस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको वोलेटिलिटी का कंट्रैक्शन काइंड ऑफ बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। इट इज जस्ट अ कैंडल विच आई से अ कंजम्पटिव एक्शन, जो कि आपका एक टाइम फिल करने वाला कैंडल है कि आपका समय स्पेंड कर रहा है, प्राइस को ब्रीदर की जरूरत है ऐसी स्थिति है, तो इट इज जस्ट रेस्टिंग। ठीक है, इसका होता है इम्पोर्टेंटली 6 तरह के रूल्स में आपका वॉल्यूम का बेसिक इंटरप्रिटेशन डिवाइड होता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के हिसाब से। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन इन वॉल्यूम, लोकेशन और कैंडल जो आप देखते हैं उसका इम्पोर्टेंस लोकेशन के बेसिस पे बहुत होता है। सो लोकेशन कैसे इम्पोर्टेंट होता है? जो चीज डिफरेंशिएट करती है, एक आपको ये कहा जाता है कि प्राइस जब शुरू होती है अप्रैल में आती है टी फॉर वॉल्यूम, जब स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाती है, और क्लाइमैक्टिक एक्शन भी टीवी वॉल्यूम पे आता है। दोनों जगह वॉल्यूम है बट दोनों जगह का आउटकम डिफरेंट है। तो लोकेशन होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। जब वॉल्यूम फर्स्ट लेग ऑफ एडवांस में आता है इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। यहाँ पे आपका वॉल्यूम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत एसेंशियल है कि आप इस पे ध्यान दें। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, लेकिन जब प्राइस लेटर स्टेजेस में जाती है एंड इट प्रोड्यूस हेवी वॉल्यूम, देन देयर इज अ हाई चांस दैट इट प्रोबेबली इज यूफोरिया। जितने भी स्टॉक्स आप देखेंगे, वेदर इट इज सीडीएसएल, बीएससी, आईआरसीटीसी, आरती ड्रग्स, जितने भी स्टॉक्स आप देखेंगे सब में यू विल सी दैट देयर वाज क्लाइमैक्टिक वॉल्यूम एंड एडवांस, रैपिड एडवांस इन द लास्ट लेग ऑफ द, वो आपके मुंह को फैसिलिटेट नहीं कर रहा है। तो वॉल्यूम किस लोकेशन पे आ रही है दैट आल्सो होल्ड्स इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम में ये चीज जरूर देखनी चाहिए। दीज आर कॉमन कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं। Third point is how we compare volume, comparative analysis of volume. What is comparative analysis of volume? जनरली वॉल्यूम को आप 3 तरह से कंपेयर करते हैं हाई और लो के कंपैरिजन में जब आपको लेना। फर्स्ट इज, जिसको आजकल हम लोग आर वॉल बोलने लगे हैं, रिलेटिव वॉल्यूम, राइट। इट इज कि आप किसी भी मूविंग एवरेज के अगेंस्ट वॉल्यूम को देखते हैं। लाइक आई वाज इन ब्लू डॉट को जब मैं देख रहा था,
It is a trade which was taken purely on volume. Volume is just exploding. ये एक्सप्लोसिव वॉल्यूम मुझे बता रहा है कि यहाँ कुछ चेंज इन कैरेक्टर है। यदि मैं इसके से चार्ट हटा दूं, मूविंग एवरेजेस हटा दूं, सब कुछ हटा दूं और सिर्फ वॉल्यूम देखूं तो भी मैं चेंज इन बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कहाँ से आपका मूव स्टार्ट हुआ। तो आर वॉल्यूम इज फर्स्ट टाइप जहां आप कंपेयर करते हैं अगेंस्ट एवरेज वॉल्यूम। सेकेंड इज ग्रीन वर्सेस रेड वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम वर्सेस रेड वॉल्यूम। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, ग्रीन वॉल्यूम कितना ज्यादा है और रेड जैसे ही पुल बैक आया द वॉल्यूम रिड्यूस टू अ सेकंड, एब्सोल्यूट रिडक्शन, हर जगह एक एब्सोल्यूट रिडक्शन। तो दिस इज टेलिंग मी कि यहाँ पे ग्रीन वर्सेस रेड वॉल्यूम का आप कंपेयर करें। और थर्ड जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो ग्रीन वॉल्यूम को, एक स्विंग के ग्रीन वॉल्यूम को हम लोग कंपेयर करते हैं प्रीवियस स्विंग के ग्रीन वॉल्यूम, यानी कि आपका जो अपस्विंग में जो वॉल्यूम आया था उसको प्रीवियस अपस्विंग के वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं। बट दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। कम होने का मतलब ये नहीं कि आपका ट्रेंड खत्म होता है, राइट। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम वापस वॉल्यूम आ सकता है। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपैरिजन दैट विल डू। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटिव वॉल्यूम, सेकेंड इंपॉर्टेंस रखता है ग्रीन वर्सेस रेड वॉल्यूम, और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रीन वर्सेस ग्रीन वॉल्यूम या रेड वर्सेस रेड वॉल्यूम। नाउ आई एम गोइंग टू द मिथ्स रिगार्डिंग वॉल्यूम। ये सब जनरल कंसेप्ट है विच यू लर्न इन एवरी बुक, इसमें कुछ भी बहुत एक्सेप्शनल नहीं। लेकिन अब मैं सबसे जो मिथ का पार्ट है उसकी तरफ जाता हूँ। मेनी ऑफ यू मस्ट हैव लर्न कि जो वॉल्यूम होता है उसमें रेड और ग्रीन वॉल्यूम का कंपैरिजन करना चाहिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया। मिलर विनी की बुक पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे, दे विल टेल यू दैट इफ देयर इज हेवी रेड वॉल्यूम सेलिंग, हेवी सेलिंग, राइट, exit the stop, look at the green volume, green bars versus red bars, green volume के बाद देखो versus red volume के बाद। This is I guess I had read in wife of, ये मैंने विलियम मंजील की बुक में पढ़ा, ये मैंने मिनर विच की में। और एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग थिंग इज, और मैं ये देखता हूँ कि लोग डिस्ट्रीब्यूशन में स्टॉक होल्ड किए रहते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो वॉल्यूम का कैरेक्टर जो रेंज में होता है और जो ट्रेंड में होता है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है। इट इज नेवर द सेम, राइट। इन सिमिलर वे जब प्राइस करेक्ट हो रही है और जब प्राइस एडवांस कर रही है, जब प्राइस ग्रीन अपस्विंग में है और जब प्राइस रेड डिक्लाइन में है, इस दोनों के वॉल्यूम का बिहेवियर एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है। दे आर नेवर सिमिलर, राइट। सो यहाँ जब रेंज है यू आर सीइंग साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस, राइट। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपको ग्रीन बार मिलेगा, इवन आपका रेड बार भी जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ डिक्शन के चार्ट्स। कि कैसे पार्टिसिपेशन जैसे जैसे इंक्रीज हुआ वैसे वैसे वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे हैं और ये जो वॉल्यूम है, ये जो रेड कैंडल का वॉल्यूम है, इट इज रफली 1.4 मिलियन। और यहाँ से पहले जो आपका एवरेज वॉल्यूम आ रहा था वो था 28,000। तो दिस वन कैंडल जो आया, और बिकॉज इसका कोई इम्पैक्ट प्राइस पे नहीं है, सो हाउ वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट, वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट एज अ इंस्टीट्यूशनल बाइंग, इंटर इंस्टीट्यूशनल डील या HNI की डील। तो इज देयर एनी इंटरप्रेटिव वैल्यू, इसमें क्या कोई इंटरप्रेटिव वैल्यू है? क्या एक इंस्टीट्यूशन ने बेचा दूसरे ने खरीदा, इसका कोई इंटरप्रेटिव वैल्यू? तो टेक्निकली मैं बोलूंगा कि इसका जनरली इंटरप्रेटिव वैल्यू नहीं होता है अनलेस कि जो इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है वो बहुत सारे लोगों से खरीद रहा है और एक जगह कंसोलिडेट कर रहा है, या उसकी क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है। ये सब चीजें इसके ऊपर दिमाग लगाना बहुत फालतू समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर बोलूंगा कि जब कोई पर्सन किसी चीज को बाय कर रहा है नया नया, तो वो किसी ना किसी प्लान के साथ आ रहा है, वो बिना प्लान के नहीं आ रहा है, राइट। तो प्लान क्या है इस पॉइंट पे उस पर्सन का जो इस स्टॉक को इतने डिक्लाइन पे खरीद रहा है? शायद वो जिस इंस्टीट्यूशन से खरीद रहा है
उसको जो भी लॉसेस हुए हैं पास्ट में, उसने अपना मेकअप कर लिया है कि हाँ दैट इज फाइन, उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया है और वो स्टॉक को मूव नहीं करवाना चाहता, वो कुछ मिस कर रहा है जो दूसरा इंस्टीट्यूशन देख रहा है, जो प्लानिंग के साथ आ रहा है आफ्टर सच अ बिग डिक्लाइन, वो जरूर इस प्राइस को मूव करवाने के लिए कुछ लेके आए। तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, दिस वाज द पीरियड जबकि आपको काफी फॉल आया था मार्केट में। दिस वाज फ्रॉम 5th ऑफ जुलाई से 5th ऑफ अगस्त तक काफी फॉल आया था मार्केट में। दिस वाज द लास्ट लेग ऑफ द बेयर मार्केट का जो डिक्लाइन था, उसका लास्ट लेग था 18-19 के बाद। तो प्राइस यहाँ जाता है, ये एक लो बनाया हुआ है प्राइस ने पीछे से और यहाँ वाइप ऑफ का एक स्प्रिंग क्रिएट है। तो व्हाट यू सी, एक दिन प्राइस ब्रीच कर रही है रेड वॉल्यूम, नेक्स्ट डे यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 59,000 दिखता है, लेकिन हम लोगों ने जैसा देखा 28,000 एवरेज वॉल्यूम था और 14 लाख शेयर ट्रेड होने की वजह से 28,000 एवरेज वॉल्यूम पड़ गया। तो हम लोग इसको एक आउटलेयर मान के इसको छोड़ देते हैं एंड वी विल कंपेयर द वॉल्यूम दैट इज कमिंग फ्रॉम 28,000 के रिलेटिव वॉल्यूम के एवरेज से हम लोग उसको कंपेयर करके पूछेंगे, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल रिलेटिव एवरेज। वॉल्यूम का एवरेज एक्चुअल वही है, ना कि वो एवरेज जो कि आपको करेंटली दिख रहा है बिकॉज ऑफ मूविंग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम 60,000 है और करेंट कैंडल का वॉल्यूम है 1,60,000। तो इट इज अबव एवरेज वॉल्यूम है, क्योंकि किसी भी तरीके से मल्टीपल टाइम्स अबव एवरेज ये हम लोगों को दिख रहा है एंड द प्राइस रीचेस बिलो द लो ऑफ द सपोर्ट, बट क्लोज हो रहा है वो स्टिल अबव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगेन वी आर सीइंग दैट द प्राइस इज ब्रीचिंग बिलो एंड गेटिंग रिकवर्ड एंड क्लोजिंग, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम है जस्ट 19,000 comparative to the 28 to 30,000 average volume which we were getting. Next candle you are seeing just 8,000 volume है after breach, price नीचे है आपके सपोर्ट के, but it is not showing any urgency to go downward, और यहाँ आपका वॉल्यूम मात्र 8,000 है एंड उसके नेक्स्ट कैंडल में हम लोग देख रहे हैं मात्र 56,000 यानी 28,000 के कंपैरिजन में मात्र 6,000 वॉल्यूम आ रही है। बट जस्ट एज द स्टॉक created one green bar, volume shoots up to 67,000. This is a natural behavior. Green bar में वॉल्यूम हमेशा रेड बार से ज्यादा होगा, इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल। जो अपस्विंग्स हैं उसमें वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा और डाउन स्विंग्स में हमेशा वॉल्यूम कम होगा, रेंजेस में हमेशा वॉल्यूम कम होगा और ट्रेंड में वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा। नाउ हाउ द वॉल्यूम इंक्रीजेस, जब भी आप स्टेज 1 से स्टेज 2 के ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं हमेशा वॉल्यूम विल इंक्रीज, और वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेज 1 से स्टेज 2 के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने। लेकिन जब भी आप स्टेज 2 से स्टेज 3 के ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं वॉल्यूम सबसे ज्यादा मिसलीड करता है और लोग इस वजह से बहुत ऑब्वियस स्टेज 3 डिक्लाइन को बाय करके बैठ जाते हैं क्योंकि केस में वॉल्यूम। मैं उस पर वापस जाऊंगा लेकिन 2 मिनट के बाद। नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं जहाँ एक पावरफुल चेकआउट हाई वॉल्यूम पे क्रिएट हुआ 1,76,000 का वॉल्यूम एंड यू आर स्टिल गेटिंग रफली अराउंड 30,000 32,000 का आपका एवरेज वॉल्यूम। नेक्स्ट कैंडल प्रोड्यूस्ड एन अपर सर्किट, द वॉल्यूम शूट्स अप टू 346 एंड योर एवरेज शूट्स अप टू 65,000। अब 30,000 का वॉल्यूम मान लीजिए इस बड़े रेड कैंडल की वजह से आया, इसको हम लोग डिडक्ट कर देते हैं तो 28,000 से हम लोग अभी तक 35,000 तक का प्रोग्रेस हम लोगों ने देखा है। तो जस्ट फ्यू कैंडल्स ऑफ पॉजिटिव वॉल्यूम। इसके नेक्स्ट कैंडल में हम लोग देख रहे हैं कि आपको अगेन एक ग्रीन कैंडल है और आपका वॉल्यूम बढ़ के 70,000 होगा। नेक्स्ट कैंडल 70,000 एवरेज वॉल्यूम, यदि हम लोग 30 को घटाएंगे तो 40,000 आपका एवरेज वॉल्यूम। नेक्स्ट कैंडल थोड़ा घट रहा है बिकॉज इट इज अ कंसोलिडेशन, अगेन इट इज स्टार्टेड टू सर्च। अब हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, we are seeing that the average volume shoots up to 78,000 और इसमें से 30,000 हम लोग घटा देते हैं तो एवरेज वॉल्यूम शूट्स अप टू 48,000 फ्रॉम 30,000। दैट इज रफली अ 60% जंप, जो कि इतने से बुलिश स्विंग की वजह से आता है। somebody is annotating so I need to turn on। तो मैं कैसे
यस। तो अब हम लोग क्या देखें, जैसे जैसे प्राइस सर्च करेंगे, राइट। अब यहाँ पे 84,000 का वॉल्यूम आ रहा है, 30,000 घटा दीजिए, दैट इज 54,000, रफली 2x वॉल्यूम हो चुका है। यहाँ पे आता है 93,000। जैसे जैसे बढ़ता जाता है यहाँ पे आप देखें लगभग रफली 1,12,000 तक का वॉल्यूम आता है, और यहाँ पे आपका 50 डे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट कैंडल में एवरेज वॉल्यूम बढ़ के 84,000 रह जाता है। इस पॉइंट पे यू आर सीइंग रफली 3x जंप इन वॉल्यूम, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में आ गई है। जब भी रेंज से प्राइस ट्रेंड में जाएगी हमेशा वॉल्यूम सर्च होगा। जब भी वापस प्राइस ट्रेंड से रेंज में आएगी, कंसोलिडेट करेगी, वॉल्यूम हमेशा घटेगा, जैसे कि इस बेसिंग के पे। तो वॉल्यूम reduced to 47,000, 76,000, 75,000 kind of volume the stock is started to produce. Again जैसे ही वापस bull swing जैसे ही शुरू हुआ, the volume again started to increase, and soon the average volume surged to 3,24,000, that is 10x of the average volume that we were getting in the range. यहाँ रेड कैंडल के वॉल्यूम भी आपके ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम क्योंकि आपका रेंज था उससे ज्यादा है। तो एक बेसिक इनिशियल जो मैंने आइडेंटिफाई किया, जो ऐसे सभी कंसेप्ट जो ये कहते हैं कि जैसे आप पढ़ते हैं इन पॉकेट फाइबर, प्रीवियस 10 दिन के का जो भी वॉल्यूम है उसमें आपको हाई वॉल्यूम रेड बार नहीं होना चाहिए, हाई रेड वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। दिस इज जस्ट एन एब्सर्ड क्राइटेरिया, राइट। क्यों एब्सर्ड है ये बताता हूँ। क्योंकि मैंने एक चीज आइडेंटिफाई की कि प्राइस में जब भी ग्रीन वॉल्यूम आता है वॉल्यूम ज्यादा होता है, और रेड वॉल्यूम जब भी आता है तो वॉल्यूम कम होता है। इसका सिर्फ दो जगह पे डेविएशन आपको देखने के लिए मिलता है, या जो भी आपको रेड बार मिलता है हेवी वॉल्यूम के साथ, उसका एक रीजन होता है। रीजन क्या होता है, यदि ये ग्रीन बार है या जो भी एक प्रीवियस बार है, राइट, जब भी प्राइस को में आप देख रहे हैं कि एक रेड कैंडल है और उसमें हेवी वॉल्यूम, वो कहाँ पे आएगा, वो हमेशा तब आएगा जब उसके कैंडल का कुछ पार्ट अबव रहा, प्रीवियस कैंडल के ऊपर रहा, वेदर बाय फॉर्मिंग अ विक, एक विक बना के ऊपर रहा हो, या वो पूरा कैंडल का कुछ पार्ट अबव हो। इस वजह से ये रेड वॉल्यूम आपका क्रिएट होता है। ठीक है, तो जनरली देयर आर ओनली 2-3 प्लेसेस जहाँ की आपको रेड वॉल्यूम मिलता है, जहाँ एक्चुअल रेड वॉल्यूम हेवी वॉल्यूम पे मिलता है, जिस चीज को मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। और जब आप इस चार्ट को ओपन करेंगे, इस रेड कैंडल का इंट्राडे चार्ट जब आप ओपन करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ वॉल्यूम 5 मिनट के चार्ट पे वहां पे आया जहां प्राइस ऊपर जा रही थी, ना कि वहां आया जहां से प्राइस डिक्लाइन कर रही है। So let me find some example to explain this. So see this. This is 27th of December 2019 and you are seeing heavy volume पे decline, right? Now I will go to my MA broker chart and I will go to 5-minute chart and I will see that. So FL data. NSE, and this is 27th of December 2019. And right, so we are here. हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करें। अब हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे एंड वी विल ऑब्जर्व दैट हाउ द वॉल्यूम इज अनफोल्डिंग ऑन अ 5-मिनट चार्ट। या आपका हो गया 9:15, या आपका 9:30 का कैंडल है एंड इट इज ऑल कमिंग ऑन
So let me start. Just see. Is the decline happening on heavy volume? Are you able to see any kind of heavy volume in this entire decline which is happening? No, right? क्योंकि ये जो हेवी वॉल्यूम दिख रहा है ये कहाँ आ रहा है? ये यहाँ आ रहा है, जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब हेवी वॉल्यूम आ रहा है। अगले 2-3 रेड कैंडल में आपको रेड वॉल्यूम आ रहा है, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वॉल्यूम जो इस दिन का आया वो कहाँ आया? वो सर्ज में आया, ना कि डिक्लाइन में आया। दिस इज द नेचुरल नेचर ऑफ प्राइस, राइट? और बाकी डिक्लाइन कैसे हुई? लो वॉल्यूम डिक्लाइन, कोई वॉल्यूम नहीं है प्राइस में, बहुत कम जगह पे वॉल्यूम आपका वापस पिकअप कर रहा है। तो ये जो डिक्लाइन बनी, ये जो डिक्लाइन हेवी वॉल्यूम पे हुई, क्या ये वाकई एक हेवी वॉल्यूम डिक्लाइन है? नो, इट इज नॉट. इट इज जस्ट बिकॉज द प्राइस हैड रीच्ड अबव दिस लेवल. जितना देर ये ऊपर थी उतना देर जो बाइंग आई, इसकी वजह से प्राइस में हेवी वॉल्यूम आपको दिख रहा है। तो आपको दिख कुछ रहा है और आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो रहा है। जब भी आप किसी भी रेड कैंडल को देखेंगे जिसका कि थोड़ा सा भी जिसमें ये अपर विक होगा, उसका हमेशा कैंडल का साइज बढ़ेगा नीचे वॉल्यूम। क्यों? इट इज नॉट सेलिंग वॉल्यूम, इट इज बाइंग वॉल्यूम। तो द मोस्ट ऑफ द फॉल दैट इज कमिंग, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका वहां पे सेलिंग जो है उसके बराबर बाइंग नहीं है, यानी कि बाइंग फोर्स नहीं थी दिस कैंडल। 11 अगस्त 2020, आई विल एक्सप्लेन दिस। हेवी वॉल्यूम है, ठीक है? लेट अस जस्ट सी दिस कैंडल। Is there any heavy volume decline is happening? कहाँ आया वॉल्यूम? ज्यादातर इस 3 कैंडल में आया, या फिर इस एक रेड कैंडल। ये एक रेड कैंडल प्रोबेबली एक स्टैंड अलोन कैंडल है, राइट? अदरवाइज ज्यादातर जो बाइंग आई है वो हमेशा ग्रीन बार में आई है, और जितने रेड कैंडल्स हैं वो सारा लो वॉल्यूम आपका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिक्लाइन इज लेस सीवियर, राइट? इट इज जस्ट टू शो दैट in order to correct the price doesn't need volume. वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। जो लोग स्टेज 3 में वॉल्यूम देखेंगे वो बिल्कुल फंसेंगे। क्यों? क्योंकि कोई स्टेज 3 वॉल्यूम पे नहीं बनता है। It always remains muted. I will see. तो यहाँ पे क्लाइमैक्टिक एक्शन एंड द प्राइस स्टार्टेड टू डिक्लाइन। यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है? इज देयर एनी वॉल्यूम इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन? यहाँ देखिए वॉल्यूम है कोई वॉल्यूम? वॉल्यूम अब कहाँ पड़ रहा है? लेटर स्टेजेस। तो जब भी प्राइस डिक्लाइन में होती है 2 जगह वॉल्यूम पड़ता है। कहाँ? जब भी प्राइस ऊपर जा रही है, there will be a lot of people who might have bought it here, 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 right? And they want to sell whenever the pullback will start. So first candle जो आपका होगा उसमें आपको बड़ा रेड वॉल्यूम आएगा,
दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि बहुत स्केरी हो। क्यों स्केरी नहीं है? क्योंकि ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। आप यदि आरवीएनएल में लेटेस्ट से यू बुक सम प्रॉफिट, अब यदि आप कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस अ रेड कैंडल, राइट, इट डजंट मीन दैट यू आर बेयरिश ऑन आरवीएनएल, जस्ट यू आर थिंकिंग कि प्राइस बहुत भाग चुकी है तो एक बार कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, वापस हिट होगी तो एंटर करेंगे। दीज आर नॉन कमिटेड सेलर्स। तो पहला कैंडल जब भी आता है, यदि वो हेवी बड़े रेट वॉल्यूम के साथ भी, मैं हमेशा उससे पार्डन करता हूँ, कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इज जस्ट प्रॉफिट बुकिंग विच इज कमिंग, एंड प्रोबेबली यहाँ पे आप ये देखें कि ग्रीन का कैंडल से थोड़ा सा अबव है, इस वजह से आपको रेड वॉल्यूम पे बड़ा कैंडल दे रहा है। तो क्या नेक्स्ट कैंडल भी, ये भी प्रोबेबिलिटी होती है कि नेक्स्ट कैंडल में भी कुछ आपको बड़ा वॉल्यूम मिले, क्योंकि जो प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं कुछ लोग थोड़ा लेट प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उनकी भी सप्लाई अब्सॉर्ब होती है। तो फर्स्ट लेग ऑफ डिक्लाइन में जब भी आपका वॉल्यूम बढ़ता है, इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, इट इज नेवर बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ कमिटेड सेलिंग। कमिटेड सेलिंग कब आएगी? कमिटेड सेलिंग तब आएगी जब लोग बेरिश होकर वाकई बेचेंगे, जबकि प्राइस एक स्थिर हो जाए, एंड देन इट प्रोड्यूसेस समथिंग लाइक दिस। दिस इज एक्सट्रीमली बेरिश पॉइंट। प्राइस एक बार के लिए उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, एंड देन यू सडनली सी दैट अ बिग बार इज कमिंग, और उस बार में प्रेफरेबली आपको ऊपर की तरफ कोई मेजर वीकनिंग है, यदि ऐसी कोई सिचुएशन है, देन इट बिकम्स अ लिटिल सीवियर। तब फिर मैं ये करूंगा कि उसका 5 मिनट का चार्ट खोल के देखूंगा कि एक्चुअली ये हेवी वॉल्यूम को बना क्या दी, फ्रॉम वेयर दिस हेवी वॉल्यूम इज कमिंग, इज देयर ओनली वन, क्या कोई एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस वजह से वॉल्यूम आ रहा है, या पूरा दिन हेवी वॉल्यूम पे वाकई में सेलिंग हुई है? इससे मुझे इस सिचुएशन की सिवियरिटी का पता चलेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? दूसरा कहाँ पे हेवी वॉल्यूम होता है? जब प्राइस डिक्लाइन कर चुकी होती है एंड इट इज इन इट्स लास्ट स्टेज, यानी क्लाइमैक्टिक एक्शन, वहां हमेशा हेवी वॉल्यूम होता है। क्यों हेवी वॉल्यूम होता है? बिकॉज दिस इज पैनिक। पैनिक में जो रिटेलर बेचते हैं, इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग में वॉल्यूम बढ़ता है, पैनिक में वॉल्यूम बढ़ता है, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। कई बार पैनिक लॉ ऑफ इंटेंसिटी को प्ले में ले आता है, प्राइस बहुत इंटेंसली नीचे गिर रही होती है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू अ बाउंस बैक इमीडिएटली। और जब आप फर्स्ट लेग ऑफ डिक्लाइन में हेवी वॉल्यूम देखते हैं, तो वो ऑफर प्रॉफिट बुकिंग का वॉल्यूम होता है, वो नॉन कमिटेड सेलर होते हैं, और उनकी सेलिंग का भी ज्यादा असर नहीं पड़ता है। कमिटेड सेलर की सेलिंग से प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे रेड कैंडल्स जिसका कि कैंडल की बॉडी में से कुछ भी, बॉडी में से विक में से कुछ भी आपका अबव नहीं है, प्रीवियस कैंडल के कोई न्यू ब्रेकआउट के एरिया के अबव नहीं है, प्रीवियस कैंडल के हाई के अबव नहीं है, प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अबव नहीं है, एंड यू आर सीइंग अ रेड कैंडल, और वो रेड कैंडल में कुछ साइज भी है, एंड यू आर सीइंग दैट द वॉल्यूम in the red candle is increasing, then it is a real selling volume that we are seeing, and that is what will create trouble for us. ठीक है, so this is important to keep in mind कि यहाँ पे चीजों को इस तरह से मत देखो कि वो रेड वॉल्यूम है या ग्रीन वॉल्यूम है, इस तरह से मत देखो, बल्कि ग्रीन वॉल्यूम का नेचर है कि वो हमेशा हेवी वॉल्यूम पे आता है, और रेड वॉल्यूम हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। प्रॉबेबली इसका रीजन क्या है कि इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो हमेशा धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में होता है, वो कभी भी बहुत बड़े बड़े पार्ट में नहीं होता। बाइंग वो रिफ्लेक्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करने की चीज होती है, पॉजिटिविटी से और लोग बाय करेंगे आपके के बाद, तो वो शो करके बाय करेंगे, लेकिन वो एग्जिट कभी शो करके नहीं करेंगे, वो हमेशा थोड़े थोड़े पार्ट में बेचेंगे। तो ग्रीन वॉल्यूम जब भी आएगा, वो 3-4 के क्लस्टर में आ सकता है, क्या कि 3-4 बड़े कैंडल के टार्स आ गए। लेकिन जब भी रेड वॉल्यूम आएगा, वो हमेशा क्या होगा कि वो 6-7-8 छोटे छोटे वॉल्यूम के कैंडल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो हमेशा मल्टीपल कैंडल के क्लस्टर में आएगा, बिकॉज इट इज अ ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन विच हैपेंस ओवर टाइम। तो यदि आप पॉकेट पाइवट के लिए ऐसे किसी कंसेप्ट को यूज करते हैं जो ये कहता है कि 10 डे के अंदर कोई भी रेड वॉल्यूम बार नहीं होना चाहिए, तो रेड वॉल्यूम को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। इट इज नॉट जस्ट कि इसको इतने बेसिक तरीके से ले लिया जाए,
जैसा रूल में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज हर रेड वॉल्यूम का बार, इसका एक अलग इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। वो पैनिक का बार हो सकता है, वो प्रॉफिट बुकिंग का बार हो सकता है। इस वजह से आपको वॉल्यूम ज्यादा आ रहा हो, ये उसका प्रोबेबल रीजन हो सकता है। इसलिए वॉल्यूम को लेके, रेड वॉल्यूम को लेके खास तौर से बहुत अटेंशन देने की, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो वॉल्यूम ट्रैप इन स्टेज फॉर्मेशन, ये मैंने आपको बताया। आप इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे मैं IRCTC पे जाके आपको दिखाता हूँ। इस एग्जॉशन के बाद, ये जो आपका एग्जॉशन का 1-2 कैंडल आया, उसके बाद ये देखिए कि वॉल्यूम बिल्कुल साइलेंट हो जाए। There is no heavy red volume selling, but there are strong green candles which are coming. Right, so you will say that green candle पड़े और red candle कम, छोटे छोटे। So this is bullish, this is not bullish, this is just a volume trap जो कि स्टेज 3 में होता है। ठीक है, इवन इन जब भी आप इसमें भी जाएंगे IOLCP में, ठीक है, एक कॉमन थिंग क्या देखने के लिए मिलेगा, यदि 3 दिन भी स्टॉक अप है तो वॉल्यूम सीधे रूफ पे, 3 दिन भी अप है वॉल्यूम सीधे रूफ पे है, बड़े बड़े वॉल्यूम पे डाल है। 1 दिन भी अप है वॉल्यूम रूफ पे है, 1 दिन भी अप है वॉल्यूम रूफ पे है, 1-2 दिन भी अप है वॉल्यूम रूफ पे है। और हर एक रेड कैंडल में वो, अब जैसे ये वाला बार क्या है, पूरा कैंडल ही अप और प्रीवियस कैंडल के, तो वॉल्यूम बढ़ रही, यू आर लुकिंग एट द रेड वॉल्यूम, but it is not actually red volume. The price is actually gaining 1.71%. It is not losing any ground. ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल जो एक्चुअली ग्राउंड लूज कर रहा है 5%, इट इज कमिंग ऑन लो वॉल्यूम, राइट। तो इवन बेयरिश फेज है, जब प्राइस डिक्लाइन करे, इवन देन जो भी आपको ग्रीन कैंडल मिले उन सारे में वॉल्यूम आपके बड़े हैं, और सारे रेड कैंडल में वॉल्यूम आपके छोटे हैं, इवन इफ इट इज जस्ट 1 कैंडल वॉल्यूम। तो इसलिए इस वॉल्यूम ट्रैप में यहाँ फंसने का नहीं, वॉल्यूम को देखना चाहिए, तो देखना चाहिए कंसिस्टेंट वॉल्यूम। जब स्टेज 1 से स्टॉक स्टेज 2 में जा रहा है, वहां पे यदि कंसिस्टेंसी दिखती है, देन इट इज सम काइंड ऑफ यूजफुल इंटरप्रिटेशन। अदरवाइज रेड कैंडल में वॉल्यूम सिर्फ पैनिक में और प्रॉफिट बुकिंग के एरियाज में बढ़ेगा। अदरवाइज यदि कहीं बढ़ रहा है जहाँ के प्रीवियस कैंडल के अबव प्राइस नहीं गई और वॉल्यूम बढ़ रहा है, देन इट इज अ सिचुएशन ऑफ कंसर्न। उसको मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखूंगा कि एक्चुअली कहाँ पे वॉल्यूम आया है, इस तरह का उसका नेचर क्या है, एक कैंडल है, मल्टीपल कैंडल है, किस तरह का वॉल्यूम। एडवांस एंड डिक्लाइन हो गया, कमिटेड नॉट हाई वॉल्यूम। अच्छा, myth of high volume breakout, this is another thing which is very interesting. Many of you think कि high volume जो है वो ब्रेकआउट को परफॉर्म करे। क्या आपने कभी कोई लो वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है? आई हैव अ क्वेश्चन। कितने ब्रेकआउट ऐसे देखे हैं जो ऑब्वियस एंट्री पॉइंट के हों और उसमें लो वॉल्यूम? कभी नहीं देखा होगा। और कितने ब्रेकआउट फेलियर्स देखे हैं जो लो वॉल्यूम पे थे? कभी देखा है? कभी नहीं देखा हो। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो कि लो वॉल्यूम, जो इस चीज का कंसेप्ट को बताता है कि जो चीज लो वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट फेलियर जनरेट करता है, और जितना ब्रेकआउट सक्सेस होता है उसमें हमेशा हेवी वॉल्यूम आता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इडियोटिक कंसेप्ट है जो कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग में। क्योंकि जितना भी ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट एक ग्रीन कैंडल बना के आता है, और चूंकि ब्रेकआउट एक ग्रीन कैंडल बना के आता है, इस वजह से हमेशा ब्रेकआउट के एरिया पे वॉल्यूम बढ़ता ही बढ़ता है, और जितना ब्रेकआउट फेलियर होता है वो हमेशा बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ ही होता है। कोई ब्रेकआउट फेलियर ऐसा नहीं होता है जिसमें कि आपका वॉल्यूम बड़ा ना हो। यदि कोई आदमी एक रिसर्च करेगा इसके ऊपर कि कितनी जगह पे जहाँ ब्रेकआउट फेलियर हुआ, वहां कितनी जगह पे ऐसा देखने के लिए मिला कि वॉल्यूम कम था, और कितना कोर रिलेवेंस है ब्रेकआउट का के सक्सेस का वॉल्यूम के आने के साथ, उससे बिल्कुल माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि ऐसा कोई कोर रिलेवेंस वहां पे नहीं है। हर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है, बिकॉज ब्रेकआउट का आफ्टर इफेक्ट है वॉल्यूम। ब्रेकआउट कंफर्म वॉल्यूम से नहीं होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट एब्सर्ड कंसेप्ट है जो कि हम लोगों को पढ़ाया गया। और हर एक ब्रेकआउट फेलियर जो है उसमें भी वॉल्यूम इक्वली लार्ज होता है, और उसके बाद ब्रेकआउट फेलियर होता है। Recently, I guess we will get many breakout failures here and there.
कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाएगा कुछ। So let me go to ABV. I guess the people were looking at. So see this. This was an breakout attempt and it failed, but it is coming on outstanding. The volume was increasing. Candles थोड़ा और बड़ा होता तो volume यहाँ तक पहुंच जाता. Right. So volume is coming as an after effect after breakout. ये जो breakout हुआ यहाँ पे इस resistance area का, you will say कि इसमें तो muted volume है, ज्यादा volume कहाँ है? Right. Okay, volume है. और next to candle में post breakout volume आपका बढ़ रहा है. So volume का क्या इंटरप्रेटिव वैल्यू है ब्रेकआउट फेलियर के साथ? कुछ इंटरप्रेटिव वैल्यू. यदि हम लोग इसको कोई और चार्ट देखें, लेट मी गो टू केस, प्रोबेबली आई विल गेट a few breakout failures there as well. The price, हालांकि यहाँ ब्रेकआउट फेलियर तो नहीं, प्राइस ऊपर गया एंड देन इट प्रोड्यूस्ड अ रेड कैंडल. इट इज स्टिल कमिंग ऑन हेवी वॉल्यूम, जबकि इसको वापस करेक्ट होकर के ऊपर जाना पड़ा. तो बेसिक पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ और बेहतर एग्जांपल्स इसके मिल सकते हैं मुझे. लेट मी सी द ब्रेकआउट फेलियर्स व्हिच हैपेंड ऑन वॉल्यूम. This one, this is probably a breakout attempt which got failed. Volume is high. So see this breakout, I traded this, I didn't succeed it. See the volume that came. क्या जबरदस्त वॉल्यूम, लेकिन सक्सीड नहीं किया, 2 कैंडल बाद फेल हो गया. Even this one, heavy volume पे ब्रेकआउट है, सक्सीड कहाँ कर रहा है? It is failing. This breakout, हालांकि ये वाला तो रेड कैंडल है, यहाँ पे उतना क्लीन ब्रेकआउट नहीं. तो बेसिक थिंग इज कि यदि एक रिसर्च करके या एक स्टडी करके देखा जाए, आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आपको यही मिलेगा कि इवन जहां भी ब्रेकआउट फेलियर भी हुआ, वहां भी वॉल्यूम बढ़ रहा था ऑन द ब्रेकआउट डे, और जहां ब्रेकआउट सक्सीड हुआ उसका कोई रिलेवेंस ब्रेकआउट के सक्सेस या फेलियर का ब्रेकआउट के डे पे आने वाले वॉल्यूम के साथ नहीं होता. ये एक एब्सर्ड थिंग है जो हम लोगों को बताई गई. दैट इज व्हाट देयर इज अ मिथ अराउंड वॉल्यूम. I guess I completed till volume interpretation. Bottom formation तो आज नहीं हो पाएगा, so let us take it in some another session जो हम लोग फ्यूचर में करते हैं. Pennar Industries. Let me go to Pennar Industries and I will allow you to unmute yourself and ask if you have any questions. Pennar Industries recently. This is a breakout which happened on heavy volume and it's just disastrous. Good example. Breakout success. यहाँ पे भी ब्रेकआउट का कैंडल आया, बट इसका रिजल्ट ये निकला कि फेलियर इवन आफ्टर. Chirag, I have one question. When we say red volume versus green volume, volume is basically the trading activity and the red and green color is decided by the price change. अगर price open से नीचे close हुआ तो red हो जाएगा. Absolutely. तो हम वॉल्यूम को रेड और उसमें डिटरमिन ही क्यों करते हैं? हमें तो वॉल्यूम एक्टिविटी देखनी चाहिए और प्राइस एक्शन को देखना चाहिए. एब्सोल्युटली. सो एक्चुअली वॉल्यूम में कलर की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कलर इसलिए देखा जाता है ताकि आपको पता चले कि दिन कैसा गया होगा प्रोबेबली. इसमें तो कलर तो की प्राइस से जरूरत दिखेगा ना, वो आपको वॉल्यूम के कलर से क्या उससे मतलब है? एब्सोल्युटली. सो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो रेड वॉल्यूम जब आप पढ़ते हैं बुक्स को, वहां पे ग्रीन और रेड का बहुत सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है. टेल की जब भी प्राइस जो है वो ग्रीन वॉल्यूम ग्रीन बार में बढ़ती है, रेड बार में बढ़ती है, तो ग्रीन बार के साथ तो ग्रीन ही वॉल्यूम आता है ना, रेड बार के साथ रेड वॉल्यूम आता है. राइट. तो बेसिकली वो जो इंटरप्रेट करें, इंटरप्रिटेशन में दे आर सेइंग कि आपको, अब जैसे पॉकेट पाइवट वाला है, राइट, तो यू विल से कि रेड और ग्रीन से क्या मतलब है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर यदि कोई रेड बार हो तो उसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं होना चाहिए कंपैरेटिव टू द ग्रीन बार जो पॉकेट पाइवट का डे. राइट.
So they are interpreting in green and red, so I need to explain it in green and red. जबकि उसका actually कोई relevance नहीं है वैसा रेड और ग्रीन का. It is just the trading activity. वो ग्रीन और रेड प्राइस के इफेक्ट की वजह से होता है. That is absolutely right. वहां पे. इनफैक्ट और अगर आपके पास एक ग्रीन बार है और देयर इज अ बिग विक कवर एंड यू हैव अ ह्यूज वॉल्यूम, तो दैट इंडिकेट्स की अंडरलाइंग सप्लाई इनफैक्ट इज कमिंग इनटू प्ले. तो इनफैक्ट दैट ग्रीन वॉल्यूम इज आल्सो नॉट वेरी मतलब बुलिश साइन इन दैट एक बार सिनेरियो. रिपीट कर सकेंगे, आपकी आवाज थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब एक हो रही है. अगर एक ग्रीन बार है और ऊपर थोड़ा सा हाँ विक आ रहा है और हमारे हाँ. पास बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, तो that indicates कि there is some underlying supply which is coming into play and that green volume is not very bullish. तो हाँ, ये बात आपकी सही है. यहाँ होता क्या है कि लैक ऑफ डिमांड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. ठीक है, हमेशा सेलिंग नहीं होती. जैसे अभी जो दो एग्जांपल्स मैंने दिखाया उसमें जो फॉल आया, जितना भी फॉल आया, वो फॉल कहाँ से आया? वो फॉल म्यूटेड वॉल्यूम से पे आया. जो प्राइस में वॉल्यूम जो रेड बार बड़ा दिख रहा था, वो रेड बार बड़ा कहाँ पे दिख रहा था? वो वहां पे रेड बार बड़ा बना. वो रेड वॉल्यूम बड़ा इसलिए बना क्योंकि जहां प्राइस ऊपर जा रही थी, जो विक का एरिया था, जो कैंडल का अपर विक है, वहां पे बाइंग आ रहा था. वहां पे आपके एक्चुअल वॉल्यूम्स आ रहे थे. और जो फॉलो थ्रू हुआ, जो डिक्लाइन हुआ उसके बाद, वो सारा लो वॉल्यूम पे हुआ. ठीक है. So this is lack of demand which is coming, or a silent distribution which is happening. It is not a vocal distribution. It is a silent distribution जो कि अंदर अंदर हो रही है, धीरे धीरे हो रही है. It is not very powerful distribution which is happening. बहुत ही vocal नहीं है. But there is वहाँ adequate demand नहीं है जिसकी वजह से price decline करे. That is what it is reflecting वहाँ पे उस केस में. जो दो एग्जांपल्स मैंने अभी तुरंत दिखाए थे, जहां की वॉल्यूम जो आ रहा था इंट्राडे चार्ट पे, वो ग्रीन कैंडल्स पे आ रहा था, न कि रेड कैंडल पे. लाइक दिस वन, दिस इज कमिटेड सेलिंग. यदि मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे जाके देखूं, इट इज कमिटेड सेलिंग. क्यों ये कमिटेड सेलिंग है? क्योंकि यहाँ सुबह में प्राइस ऊपर कहीं नहीं गई. इट जस्ट केप्ट ऑन फॉलिंग. यहाँ फॉलिंग का वॉल्यूम है सारा. राइट, यहाँ ग्रीन वॉल्यूम, ग्रीन जहाँ प्राइस ऊपर चले वहां वॉल्यूम नहीं आ रहा है. इट इज कमिटेड सेलिंग. बट तो एग्जांपल्स मैंने अभी तुरंत दिए, उसमें दे वर रिप्रेजेंटिंग कमिटेड सेलिंग. दे वर रिप्रेजेंटिंग कि प्राइस जो है वो या तो प्रॉफिट बुकिंग के एरिया से गिर रही है, या फिर प्राइस वहां से गिर रही है जहां पे कि आपका ये है प्राइस अपर ऊपर. या चिराग सर, मेरा एक क्वेश्चन था. जब कोई प्राइस ब्रेकआउट होता है और वॉल्यूम भी बहुत हाई होता है, तो और प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, तो कितने % अगर ये डाउन होता है तो हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे? या मान लीजिए अगर ये 100 रुपये का शेयर है, अगर वो 120 चला गया और फिर से वो 120 से 18 आ गया या 15 आ गया, तो हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे और वॉल्यूम भी फुल हाई में है? सो वॉल्यूम इज एन इफेक्ट. सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कि वॉल्यूम इफेक्ट है ब्रेकआउट का. इट इज नॉट द कॉज व्हिच क्रिएट्स, इट इज एन इफेक्ट ऑफ ब्रेकआउट. राइट. दूसरा नंबर पॉइंट क्या कि फेलियर हमेशा रिलेटिव होता है. फेलियर कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, वो कभी ऑब्जेक्टिव फेलियर नहीं होता, वो रिलेटिव होता है कितना फेलियर. तो जो स्पॉट का ब्रेकआउट का जो फेलियर होता है या स्पॉट होता है, उसको जो हम लोग देखते हैं, तो जनरली उस पर अप्रोच जो हम लोगों का होता है वो 2-3 तरीके का. फर्स्ट होता है कि प्राइस स्पॉट हुआ लेकिन आपकी एंट्री के अबव है, या जो भी ब्रेकआउट एरिया है उसके अबव है. इट इज नॉट, मतलब ये एक वीक एक्शन है एंड मोस्टली प्राइस नीचे आ गई है, दैट इज अ कंसर्न. यदि 50% से ज्यादा नीचे आ गई, दैट इज अ कंसर्न. बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट फेलियर. हम लोग एक दिन वेट कर सकते हैं. स्टिल ब्रेकआउट एरिया के नीचे आ गई है, दैट इज मोर अमाउंट ऑफ फेलियर. राइट, वो ज्यादा फेलियर है और वो थोड़ा रिलेटिवली सीवियर सिचुएशन है. बट यदि वो अपने डे के लो को भी ब्रीच कर रही है नीचे आकर के, देन इट इज एब्सोल्यूट ब्रेकआउट. तो ब्रेकआउट फेलियर को आप 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं. एंट्री इज रिलेटिव. हर आदमी की एंट्री डिफरेंट होती है, वो कभी भी एक जगह नहीं होती. दैट इज समथिंग which is different, right? I guess someone is having problem. उनको unmute करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा. सर कुछ परसेंटेज है?
सर कुछ परसेंटेज है क्या कि ब्रेकआउट के बाद इतने परसेंट अगर डाउन हो जाता है तो हम इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे? even percentages are not absolute, right? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि एक वाइड रेंज कैंडल क्या होता है, यदि मैं बोलूं कि वाइड रेंज कैंडल क्या होता है, लेकिन आईटीसी को आप देखिए वहाँ 5% का मूव इज अ वाइड रेंज कैंडल। एक 500 करोड़ के स्टॉक को देखेंगे वहाँ 5% का कैंडल इज नॉट अ वाइड रेंज कैंडल, राइट? सो ये एक तो मार्केट कैप पे डिपेंडेंट होता है, स्टॉक की अंडरलाइंग वोलेटिलिटी पे डिपेंडेंट होते हैं परसेंटेजेस, राइट? तो 50% यदि आपका रिट्रेस हो गया, 50% से ज्यादा रिट्रेस हो गया, देन वी विल से कि हाँ कुछ हद तक फेलियर हो रहा है। यदि आपकी एंट्री के नीचे जा रहा है, ज्यादातर मैं एंट्री से रिलेटिव लेके ब्रेकआउट फेलियर को देखता हूँ जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो क्योंकि हम लोगों को ट्रेडिंग में फेलियर को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। यू नीड टू सिलेक्ट रिस्पॉन्स कि आप क्या करेंगे, आप बुक करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे, आप क्या करेंगे, ठीक है? तो ऐसे में हमेशा एंट्री मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है, एंट्री क्या अबव है और मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, कितने डिग्री का फेलियर है, कितना ज्यादा फेलियर हुआ, और मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। यदि मैग्नीट्यूड की स्ट्रैटेजी है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, आई वोंट बॉदर, मैं स्टॉप लॉस के लिए वेट करूंगा। यदि वोलेटिलिटी ये वेलोसिटी है, प्राइस मेरी एंट्री पे आ रहा है आफ्टर गिविंग अ सिग्निफिकेंट मूव, देन इट इज अ कंसर्न, देन आई विल लुक फॉर अ फेलियर, और मुझे फेलियर को कैसे अप्रोच करना है। एंट्री के अबव है तो आई वोंट बॉदर, एंट्री के नीचे आ गया देन आई माइट कंसिडर बुकिंग सम, और डी लो ब्रीच हो गया तो आई एम आउट ऑफ द ट्रेड। तो स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट भी है ब्रेकआउट फेलियर, और दूसरी चीज जिस पे ये डिपेंडेंट है वो है कि आपका हाउ मच डिग्री ऑफ फेलियर यू आर सीइंग। तो परसेंटेजेस किसी भी चीज में एब्सोल्यूट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे रफली आप ये कह सकते हैं कि 50% के नीचे देन इट इज रिलेटिवली, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि it is a certain amount of failure that we are seeing. Jayesh, are you unable to unmute yourself? नहीं। Hello. So I had allowed you to unmute yourself and ask questions if you have any. जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको enable किया। हेलो या सर, मैं क्वेश्चन ये था कि अगर प्राइस इंट्राडे में आप होता है हाई वॉल्यूम पे एंड देन क्लोज होता है अपने डे लो पे, जैसे आपने 5 मिनट का एग्जांपल दिया, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? बियरिश है या क्या है इसका इंटरप्रिटेशन? ऑब्वियसली बेयरिश, क्योंकि प्राइस का एक्शन इंपॉर्टेंट है ना। ट्रेड वॉल्यूम में यदि आपके डिक्लाइन में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इट इज नॉट राइट, वो बेरिश है, बट द पॉइंट इज कि वो वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इससे उसके बेरिशनेस को कोई अंतर आपके बगल में आपके बोलता चिराग भाई, दिस इज राजीव। या एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक्चुअली। तो आपने अभी जैसे बताया कि जो हम वॉल्यूम की कैंडल, दैट इज द इफेक्ट, तो वो काफी अच्छा, मतलब मुझे सही लगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें फिर क्या देख करके एक्चुअली ट्रेडिंग करना चाहिए कि जिसकी बेसिस पे ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो। और दूसरा, आप एक जगह मेंशन कर रहे थे स्टेज 1 स्टेज 2, तो वो भी आप बताइएगा। थैंक यू। अच्छा, तो स्टेज 1 स्टेज 2 किस रेफरेंस क्या था, आप मुझे कुछ बताएंगे कि क्या मैं बोल रहा था स्टेजेस के बारे में? हाँ, आप कह रहे थे कि जो स्टेज 1 मूवमेंट होता है, स्टेज 2 होता है, फिर स्टेज 3 में कई बार लोग ट्रैप हो जाते हैं। या एब्सोल्युटली, ठीक है। सो आपका पहला क्वेश्चन था कि क्या चीज यदि वॉल्यूम इफेक्ट है तो किस चीज से हम लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए। सो यूजुअली क्या होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ट्रेडिंग में, वो दो चीज होती है। एक होती है डिमांड, जो प्राइस ऊपर आई, ज्यादातर लोगों का 90% फोकस डिमांड के मेजरमेंट का है। डिमांड का मेजरमेंट 10 के ऊपर है कि नहीं, प्रीवियस इतने दिनों में इतना अबव गया है कि नहीं, वो सब तरह से डिमांड कंफर्मेशन करते हैं। लेकिन जब भी आप एक्शन देखते हैं, हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, बुल और बेयर। जब भी आप प्राइस एक्शन की बात करें, जब आप डिमांड का पार्ट देख रहे हैं तो आप उसके बाद के पुल बैक को भी देखिए। कई बार सक्सेस जो है ट्रेडिंग में, प्राइस जो है ओपन हाई लो क्लोज, ये जो आपका एब्सोल्यूट प्राइस आता है, इसका इंपॉर्टेंस वॉल्यूम से ज्यादा होता है। वॉल्यूम कुछ एरियाज में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है और कुछ एरियाज में उसका इंपॉर्टेंस घट जाता है। तो इसी तरह से यही पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जब आप एक्शन देखते हैं तो एक्शन भी देखिए और रिएक्शन भी देखिए। जैसे मान लीजिए लेटेस्ट से आई एम लुकिंग एट अ ब्रेकआउट बॉय,
राइट। तो यहाँ मैं आपको एक इससे एग्जांपल देता हूँ। When I am buying a breakout, what I am looking for, I am responding to the action. पहला एक्शन क्या है? एक्शन जहाँ की प्राइस अबव गई और रिएक्शन उसका, यानी प्राइस का जो पुल बैक है, एक्शन वर्सेस रिएक्शन। इंपल्सिव स्विंग जो डिमांड है उसको आपने देखा और करेक्टिव स्विंग के नेचर को देखा। तो जो करेक्टिव स्विंग का नेचर है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेक्टिव स्विंग का नेचर बेयर के एग्रेशन को बताता है कि बेयर प्राइस को नीचे लाने के लिए कितने एग्रेसिव है। बुल्स को ज्यादातर लोग ध्यान डिमांड पे देते हैं, वो ध्यान बेयर पे नहीं देते हैं, जबकि दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस वार पे, तो दोनों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पुल बैक बहुत वीक है, दैट इज वन पार्ट दैट वी आर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट इज डिसीजन पॉइंट, प्राइस इज रीचिंग टू सम मूविंग एवरेज व्हेन इट इज पुलिंग बैक, राइट। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस एरिया से डिसीजन पॉइंट से प्राइस टर्न, राइट। तो मैंने टर्न देखा, यहाँ पे मैंने देखा कि ये डिमांड और सप्लाई का मिसमैच जो था वो ये हो गया कि आपका डिमांड आ गया वापस और सप्लाई वापस निकले। तो प्राइस विल स्टार्ट रिज्यूमिंग इट्स एडवांस। और अगेन हम लोग एक्शन और रिएक्शन देखेंगे। अब हम लोग कंपेयर करेंगे पुल बैक को, यानी करेक्टिव के बिहेवियर को हम लोग रिएक्शन से कंपेयर करेंगे। ये देखिए कि रिएक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने आराम से प्राइस ऊपर जा रही है कंपैरेटिव टू जिस तरह से वो नीचे आई थी। दिस इज थर्ड पॉइंट दैट वी सी इन लुकआउट। एंड फोर्थ पॉइंट इज डिसीजन पॉइंट, ब्रेकआउट ऑफ द रेजिस्टेंस। जिस मोमेंट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस जब इसको क्रॉस कर जाए तो वी विल से दैट इट इज अ ब्रेकआउट व्हिच इज हैपनिंग, बट ब्रेकआउट्स आर फ्रेजाइल इन नेचर। ब्रेकआउट इज ऑफन लाइक एन आइडिया, आइडिया इज सेट दैट इट इज फ्रेजाइल इन नेचर। आप मेरे पास कुछ आइडिया लेके आए, मैंने आपको बोला कि इसमें तो ये प्रॉब्लम है, आपका आइडिया मैंने उसी मोमेंट फील कर लिया। ब्रेकआउट जस्ट रिफ्लेक्ट एन ओपिनियन ऑफ द बुल्स कि प्राइस को अबव जाना चाहिए, बट इस चीज को कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा? पोस्ट ब्रेकआउट कंफर्मेशन की जरूरत है। वो कंफर्म करेगा कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने पूछा कि स्टेजेस में वॉल्यूम के बिहेवियर के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी स्टेज 2 बिना वॉल्यूम नहीं होता है। जब भी आप स्टेज 1 देखते हैं, बीटन डाउन स्टॉक देखते हैं, एब्सोल्युटली बीटन डाउन स्टॉक देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि उसमें स्टेज 1 फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइस स्टेज 2 में जा रही है। जब प्राइस स्टेज 2 में जाएगी वहां पे कई बार आपको एक्सक्लूसिव वॉल्यूम मिलेगा, वहां से आपका स्टेज 2 ट्रिगर होगा। और उसके बाद फ्यूचर में आप देखेंगे, लेकिन यही चीज जब आप ऑपोजिट देखते हैं, जब आप स्टेज 2 से स्टेज 3 में जा रहे हैं, वहां पे वॉल्यूम मत देखते, वहां पे वॉल्यूम मिसलीड करेगा। क्योंकि हर एक स्टेज 3 जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जितने भी चार्ट है, आप खुद अपने चार्ट्स खोल के देखिए, उसमें हर एक स्टेज 3 में आप देखेंगे कि हमेशा लो वॉल्यूम पे स्टेज 3 बना है, और इवन स्टेज 4 भी लो वॉल्यूम पे बना है, और बाद में जाके वॉल्यूम बढ़ गया है जब प्राइस पैनिक करने लगी है। तो वहां पे हेवी वॉल्यूम सेलिंग नहीं हो रही है, इसलिए मैं स्टॉक में बैठा रहूंगा। ये एक बेवकूफी की बात है, क्योंकि सेलिंग में वॉल्यूम ज्यादा है या कम है वो इक्वली सीवियर है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। ये मैं स्टेजेस कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? तो स्टेजेस का आइडेंटिफिकेशन देखिए, एक तो होता है जो कि आपका मिनरविनी की बुक में जो स्टेजेस उन्होंने एक्सप्लेन किए। स्टेज 2 इज नथिंग बट एन अपग्रेड, राइट। द सिंपल डेफिनेशन इज स्टेज 2 इज एन अपग्रेड। प्राइस ऊपर जा रही है, इसका डेफिनेशन मेरा अपना है, एंड इट इज अ लॉन्ग थिंग, जिसको मतलब पढ़ने में मुझे अभी 1 घंटे का टाइम लगेगा स्टेजेस को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर। तो तब तक के लिए, जब तक कि मैं इसके बारे में कोई प्रॉपर वेबिनार ना करूं, तब तक आप ये कीजिए कि स्टेजेस को मार्क मिनरविनी की बुक में पढ़ लीजिए, वहां उन्होंने अच्छा खासा डेफिनेशन दिया। जस्ट ही इज यूजिंग इफेक्ट्स लाइक मूविंग एवरेज का ट्रेंडिंग होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। आई हैव माय ओन वेज टू आइडेंटिफाई स्टेज। मैं मूविंग एवरेजेस वगैरह नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो उसमें इफेक्ट का काम करती है मूविंग एवरेज के स्लोप वगैरह को देखने से। सो आई यूज मूविंग एवरेजेस अ लॉट, बट आई यूज इट एज अ प्राइस एक्शन पॉइंट। प्राइस एक्शन पॉइंट क्यों? क्योंकि वो जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होते हैं, मूविंग एवरेजेस एज अ सपोर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दैट यू विल गेट। कोई भी प्राइस एक्शन के सपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाती है। जब भी आप प्राइस का डिक्लाइन देखते हैं, स्टेज 4 देखते हैं, डिक्लाइन देखते हैं, करेक्शन देखते हैं, तो वो आपको हमेशा रेजिस्टेंस के तौर पर ज्यादा यूजफुल होती है, बजाय कि कोई भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के। तो ट्रेंड में मूविंग एवरेजेस का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, इसलिए मैं उसे एक प्राइस एक्शन पॉइंट के तौर पे देखता हूँ, ना कि उसे एज अ एन इंडिकेटर देखता हूँ कि वो ट्रेंड को इंडिकेट करके मुझे बताइए। तो मेरा अपना तरीका है, वो कभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन करेंटली के लिए चूंकि एक अच्छा खासा टाइम टेकिंग पॉइंट है, तो इसको आप मार्क मिनरविनी की बुक में पढ़ सकते हैं, स्टैन वाइंस्टीन की बुक में पढ़ सकते हैं, दे एक्सप्लेन इट इन डिटेल।
ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है? You are allowed to unmute यदि आपके पास में किसी के भी पास कोई क्वेश्चन तो, अदरवाइज आई विल वाइंड अप। हेलो चिराग भाई, उज्जवल हियर। या सही है। हाँ, तो आपने जो बताया चिराग भाई, आपका ट्वीट वगैरह मैं देखता हूँ, वो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट को आप टच करते हो। मैं एक सिंपल टेक्निक पे आपका कंफर्मेशन चाहता हूँ। लाइक एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस है जिसको हाई वॉल्यूम से स्टॉक ने तोड़ा, बिग बार बिग वॉल्यूम, एंड देन उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे फिर लो वॉल्यूम से रिट्रेसमेंट किया, आया वहाँ पे। तो वो एक एंट्री पॉइंट बनता है क्या? तो वो एक एंट्री पॉइंट बनेगा, लेकिन वो इस चीज पे बनेगा कि वो कैसे बिहेवियर के साथ नीचे आ रहा है, राइट? So there is a very advanced price action trading technique which is called RTM और ICT। RTM और ICT बहुत ही नामी इनर सर्कल ट्रेडर नाम का एक बहुत ही एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है। तो वहां पे वो लोग एक कंसेप्ट पढ़ाते थे, अप्रोच, राइट? So what is approach, right? So let us say that the price is breaking out of this resistance level and it is reaching with ease of movement, ठीक है, यानी कि इस बिहेवियर is breaching with ease of movement, आराम से प्राइस ब्रीच कर। Now what you need to see, और जो आपका सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि when it is pulling back, what kind of behavior it is reflecting while it is pulling back? Is it pulling back on while showing aggression, or is it pulling back with a small candles, right? How is it approaching your level? जिस लेवल पे आकर के उसने ब्रेकआउट दिया या जहां से भी वो टर्न देता है, उसका बिहेवियर कैसा है, कितना वो समय ले रहा है, कितना माइल्ड पुल बैक है, कैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक है, दैट विल डिसाइड कि ये ब्रेकआउट का जो पुल बैक है इट इज वायबल और नॉट। दैट इज समथिंग व्हिच ऐसे ट्रेड में स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए इस तरह के ट्रेड में? सपोज माइल्ड हुआ और हॉरिजॉन्टल लाइन पे फिर से प्राइस आया, माइल्ड बिहेवियर वी कैन मेजर थ्रू मोमेंटम और CCI और समथिंग, सो काफ़ी माइल्ड रहा, बट रॉन्ग हो सकता है। सो वो सेफ्टी कहाँ पे रखना है? डिपेंड्स ऑन कि आप कहाँ पे एंटर कर रहे हैं। स्टॉप लॉस एंट्री से बहुत डिपेंडेंट होता है। लेट अस से यू आर एंटरिंग समवेयर अराउंड, राइट? तो सिंपल सा बात है कि इसके नीचे जो टर्न है वहां रख लीजिए, जहां से प्राइस टर्न हुई है वहां रख लीजिए, क्योंकि आपके बाइंग का रीजन तो ये है कि यहाँ से एक ग्रीन बार आएगा और आपको फिल मिलेगा। आप हमेशा टर्न को ही बाय करेंगे, राइट? यहाँ से डायरेक्टली इस कैंडल पे तो बाय नहीं करेंगे, आपको मालूम नहीं प्राइस नीचे जाएगी कि क्या करेंगे। यदि आप पुल बैक भी बाइंग करेंगे तो रिवर्सल को बाय करेंगे, तो इस रिवर्सल को जब बाय करें तो इस टर्न को रखें। अदरवाइज जो एब्सोल्यूट पुल बैक बाय करते हैं, यूजुअली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसा कीजिए, बट यदि एब्सोल्यूट यदि आप पुल बैक ही बाय करें तो फिर ब्रेकआउट के नीचे इनफ डिस्टेंस छोड़ के रख लीजिए। डिस्टेंस आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे कि आपको कितना कंफर्मेशन है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट। थैंक यू चिराग भाई। चिराग सर, आप एक बार अपना वो ट्वीट वाला भी क्वेरी वो एक्सप्लेन कर दीजिए, जिसमें वो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ का थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। रिलेटिव स्ट्रेंथ का कौन सा कंफ्यूजन था? कैन यू बेसिकली आपने ट्वीट किया था कि जब भी कोई लाइक वो हो रहा है, सेक्टर में ब्रेकडाउन हो रहा है एंड देन द मार्केट टर्न्स, सो यू शुड लुक फॉर दो स्टॉक्स जो कि ज्यादा करेक्ट हुए हैं, बिकॉज वहां पे आपको वैल्यू ऑफर हो रही है एंड दे आर लाइकली टू मेक अ बिगर मूव। और मैंने आपसे क्वेरी डाली थी कि दिस इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ कंसेप्ट, बिकॉज रिलेटिव स्ट्रेंथ में जो कम करेक्ट हुए हैं दे आर मोर लाइकली टू गो टू अ हायर मूव। तो नन ऑफ दीज आर एक्चुअली रॉन्ग। होता क्या है, इसमें समझने का पॉइंट क्या होता है कि जनरली जो स्टॉक जिसमें सप्लाई जितनी कम होती है और जो जितना ज्यादा बीटेन डाउन होगा, ये सेक्टर के स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है?
होता क्या है, मैंने एक चीज नोटिस की, जैसे मान लीजिए एक पीएसयू बैंक से रिलेटेड था, मैंने किसी पर्सन का ट्वीट देखा एंड ही मेंशन्ड कि जो एसबीआई मैंने बाय किया पीएसयू बैंक के मूव में, थिंकिंग इट इज स्ट्रॉन्ग, और वो मुझे मूव नहीं जनरेट करके दे रहा है। आई ऑल्सो गॉट दिस क्वेश्चन फ्रॉम वन पर्सन। तो एसबीआई क्यों मूव नहीं दे रहा है? क्योंकि वो बीटन डाउन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो चीज अपने फेयर वैल्यू पे है वो ऑलरेडी चीजों को प्राइसिंग कर चुकी है। जहाँ पे आपके इमोशंस अपने रॉक बॉटम पे है, वहां पे जब रिवर्सल होगा इट विल ऑलवेज हैपन, वो फास्ट रिवर्सल होगा, क्योंकि वो अपने मिसप्राइस्ड वैल्यू को मैच करने के लिए रन करेगा, राइट। लेट अस से आपका एक स्टॉक है, होता क्या, मैंने आपको कहा कि दो चीजें प्राइस को मूव करती है, एक वैल्यू होता है और एक इमोशन होता है। अभी तक यदि आप मेरे वर्क को फॉलो करें तो आप इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं वैल्यू और इमोशन के टर्म्स में चीजों को देखता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू इज जहाँ की आपको एक कोई नोन पॉइंट की वजह से सेलिंग आ रही है, इन्फॉर्म्ड सेलिंग है, कमिटेड सेलिंग है, राइट। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि रिटेलर इमोशनल डिसीजन मेकिंग करता है, वो बोलेगा कि इतने समय से पिट रहा है, ये इतने टाइम से आपका डिक्लाइन कर रहा है, ये चीज बोलेगा। ये बोलेगा ये 75% डाउन है, ये बोलेगा कि पीएसयू बैंक में तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। उसके लिए वो अपने खुद के फंडामेंटल रीजन गढ़ लेगा, राइट। लेकिन वो एसबीआई को नहीं बोलेगा, बिकॉज एसबीआई इज स्ट्रॉन्ग, ही नोज कि वो एक क्वालिटी स्टॉक है, राइट। तो जो भी बेरिश सेंटिमेंट आएगा वो किसके लिए आएगा? वो रैंडम उन स्टॉक के लिए आएगा जो ऑलरेडी पिक चुका है और वो नीचे है, उनके बारे में उनके नेगेटिव ओपिनियन होंगे, राइट। अब क्या होता है कि ये इमोशन की वजह से एक लिमिट के बियॉन्ड इन्फॉर्म्ड, मान लीजिए आपका बैंक ऑफ इंडिया है, आपका यूको बैंक है, दीज आर नॉट गुड बैंक, लेट अस से यूको बैंक इज नॉट अ गुड बैंक, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक, राइट। लेकिन होगा क्या कि इसके बावजूद हर कचरे की भी एक वैल्यू होती है, एक एब्सोल्यूट रबिश है। आपके घर में एक टूटी कुर्सी आप किसी को क्यों नहीं देते? क्यों? इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आप सोचे हैं इसका भी कुछ वैल्यू है, यदि आप इसको कबाड़ी को बेचेंगे तो आपको उसका 15 रुपया मिल जाएगा, 50 रुपया, राइट। तो एक कचरे की भी वैल्यू होती है। तो कोई भी ऐसे फालतू नहीं होता है, वो क्वालिटी उसकी चाहे जैसी भी हो और एक एरिया पे पहुंच के वो वैल्यू एरिया में पहुंच जाता है। जब किसी चीज के बारे में एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटिमेंट होता है तो वो क्या करता है कि स्टॉक को और बीटन डाउन कर देता है उसके वैल्यू के नीचे, और इस तरह से स्टॉक मिसप्राइस हो जाता है। तो उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? जिस मोमेंट उस स्टॉक को एक लाइफ लगती है कि हाँ मार्केट में सेक्टर में कुछ बाइंग आ रही है, कुछ चीजें हो रही है जो थोड़ी बेहतर हो रही है, स्थिति हो रही है, तो एसबीआई ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे, वो फेयर वैल्यू पे भागेगा भी तो थोड़ा भागेगा। लेकिन जो ये बीटन डाउन स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से बीटन डाउन, वो क्या करेंगे, वो सबसे ज्यादा फ्यूरियस रैलीज प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको 1000 रुपए की चीज 200 रुपए में मिलेगी। मान लीजिए मेरे पास एक कमोडिटी है, राइट, उसका प्राइस जो है वो मार्केट पे 1000 रुपए में बिक सकता है, मैं आपको 200 रुपए पे बेच, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप इसमें वेट करेंगे और बार्गेन के लिए या कोई चीज के लिए आप वेट करेंगे? तो मार्केटिंग इज बेसिकली प्लेइंग विद द माइंड, ठीक है। आप देखते हैं ग्रेट इंडियन बिग बिलियन डे आ गया, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आ गया, राइट। ये सेल होता है, सेल क्या करता है? सेल सिर्फ दो चीज क्रिएट करता है। फर्स्ट थिंग ये क्रिएट करता है कि मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये 1000 रुपए की चीज थी, ये मैं तुम्हें 200 रुपए पे दे रहा हूँ। दिस इज जहां मैं आपको वैल्यू होने का, वैल्यू है इस चीज को का विश्वास आपको दिला। सेकेंड फैक्टर इज वैल्यू होने के विश्वास के बाद मैं आपको बोलता हूँ कि देखो ये सिर्फ 10 दिन के लिए अवेलेबल है, क्या मेरे पास सिर्फ 100 यूनिट है, राइट। So you are basically playing with the mind of the person. You are saying that there is value and the value is available for a limited duration, right? और इसलिए एक बात कही जाती है कि बिग बिलियन डे में या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ खरीदे ना, ठीक है। क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होगी कि आप फालतू चीजें जो वैल्यू के एक्सपेक्टेशन में खरीद लेते हैं और अर्जेंसी के प्रेशर की वजह से खरीद लेते हैं, वो आप नहीं खरीदते, क्योंकि ये मार्केटिंग इज प्लेइंग विथ योर माइंड। तो पॉइंट इज यदि मैं आपको 1000 रुपए की चीज 200 रुपए पे दे रहा हूँ और उसकी सिर्फ 100 यूनिट मेरे पास है, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि आज भी तो कल तो मैं इसे 1000 रुपए पे बेच ही दूंगा, मैं आज इसे खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो आप 100 की 100 खरीदेंगे, आपको जरूरत नहीं होगा तो भी आप खरीद लेंगे,
लेकिन जब वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, जब मान लीजिए इसी चीज को 1000 रुपए की चीज मैं आपको 950 रुपए में दे रहा हूँ, तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं 950 पे क्यों खरीदूं, यहाँ इतना बड़ा मार्जिन नहीं है उसकी वजह से, देयर इज नो अर्जेंसी, राइट। तो प्राइस हमेशा वैल्यू की वजह से सबसे फ्यूरियस मूव्स प्रोड्यूस करती है, क्योंकि तब क्या होगा, मान लीजिए आप अभी एक पर्सन है जिसको मैंने ऑफर किया, मैंने 4 लोगों को ऑफर किया, अब क्या होगा, अब ऑप्शन में आप बोलेंगे कि ठीक है मैं 200 पे बेच रहा था, दूसरा बोलेगा कि मुझे प्रायोरिटी दो, मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगा, राइट। उसके बाद दूसरा आएगा, वो बोलेगा मैं तुम्हें 400 रुपए दूंगा, आप बोलेंगे मैं तुम्हें 600 रुपए दूंगा, राइट। तो पावर प्लेस जो बनते हैं वो किस चीज को दिखाते हैं, वो इसी किस्म के अर्जेंसी को दिखाते हैं, इसी किस्म के ऑप्शन को दिखाते हैं। जब वैल्यू एरिया से प्राइस निकलती है तो वो ऐसी ही अर्जेंसी में होती है जहाँ हर आदमी हायर बिड करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो वैल्यू देख पा रहा है, वहाँ इंस्टीट्यूशन वैल्यू देख पा रहे हैं। इसलिए जो सबसे फ्यूरियस मूव आती है वो वहां नहीं आती जहाँ प्राइस अपने फेयर वैल्यू पे हो, इवन यदि सेक्टर स्ट्रांग हो जाए तो। और सबसे ज्यादा फ्यूरियस मूव्स वहां आती है जहाँ प्राइस बीट एंड डाउन होता है। बीट एंड डाउन एरिया से जो प्राइस आती है, इमर्ज होती है, वो ऑफन बहुत फ्यूरियस होती है, ना कि इस्टेब्लिश्ड कंपनीज में प्राइस बहुत फ्यूरियस होती है। इस चीज का डिफरेंस है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ और इसके बीच में एक अंतर है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी भी स्टॉक में आ सकता है। जब ये वीक स्टॉक फ्यूरियस रैली देंगे तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत प्रोड्यूस करेंगे। इट इज नॉट अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ, इट इज अबाउट, ये उस स्टॉक के बारे में है जो आपका एस्टैब्लिश्ड कंपनी है वर्सेस उन स्टॉक के बारे में जो बीटेड डाउन, क्वालिटी वर्सेस लो क्वालिटी कंपनी के बारे में ये ज्यादा एनालिसिस है। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी थी प्रदीप बॉन्डे की जो आप देख सकते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग मूव्स आती है वो ऑफन बीटेड डाउन स्टॉक से आती है, तो इस चीज पे ध्यान दो, नॉट, वो हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से नहीं आती है। तो यू कैन ऑल्सो चेक हिज वीडियो, बट ये जो कंसेप्ट है ये इसी वैल्यू के कंसेप्ट से ड्रिवन है। चिराग भाई, इसमें एक कंसेप्ट और हम देख सकते हैं कि जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, ये सारे के सारे दे वर मेकिंग अ लॉन्ग स्टेज वन, एंड अभी इन्होंने ब्रेकआउट दिया है 2-3 महीने पहले। जबकि एसबीआई का जो ब्रेकआउट है वो 1.5 साल पहले आ गया था, उसने बॉटम बनाया था 350 के अराउंड करीब 1.5-2 साल पहले। उसके बाद ये स्टेज 2 अप ट्रेंड में था ऑलरेडी। तो ये लेट एसबीआई ऑलरेडी ऊपर था जब ये वाला ये फेज आया है, तो दैट कुड बी द अदर रीजन। या तो यहाँ मैं आपकी ही बात बोलता हूँ कि आपने कहा कि जो चीज रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो यदि आप सेक्टोरल रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो एसबीआई ने पहले ब्रेकआउट दिया तो उसमें ऑलरेडी सेक्टोरल रिलेटिव स्ट्रेंथ था, राइट। लेकिन अभी की रैली में एसबीआई ने कुछ प्रोड्यूस क्यों नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी मूव कर चुकी है, है ना। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ था, लेकिन आज रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है ना, वो एंटिसिपेट करना और रिएक्ट करने की तरह होगा कि आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के बाय किया, लेकिन जो आज स्टॉक थे दे आर प्रोड्यूसिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। जब ब्रेकआउट सेक्टर का आया तब ये मूव नहीं कर रहा है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ था उसके अपने फेज में था, आज नहीं है। आज इट इज कंपैरेटिवली वीकर देन जो सेक्टोरल कंपनीज है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने फेयर वैल्यू पे पहुंचे। तो वही वैल्यू का ही पॉइंट है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा चिराग सर, एक और चीज है, आप शॉर्ट स्टॉक को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में, एंड यू प्ले इट फॉर 100% मूव। तो वीकली में नहीं, ये डेली में इमर्ज होता है। वीकली और डेली के बीच में अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो आपको डेटा मिलता है ये डेटा क्या होता है, ये एक टिक का डेटा होता है। टिक से मिनट बनता है, मिनट से 5 मिनट बनता है, उससे 15 मिनट बनता है, उसी से घंटा बनता है। तो बेसिकली हर एक डेटा के पीछे आपको टिक का डेटा मिलता है। ये इमेजिनरी डेटा नहीं होता और ये डिस्टिंक्ट भी नहीं होता है, राइट। तो डेली ही डेटा वीकली में बनाता है। My question is, can we play short stroke on a shorter time frame with a smaller move? क्योंकि powerful pattern है। But the point is why you want to waste your free money, waste क्यों कर? नहीं, वो कभी कभी जैसे पीछे मार्केट अच्छी नहीं थी तो ऐसे मूव आपको छोटे वाले ज्यादा मिल जाते हैं बजाय बड़े मूव के, तो उस फेज में यू कैन प्ले शॉर्ट स्ट्रोक इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम एज वेल। देखिए शॉर्ट स्ट्रोक बहुत कम आता है, मैं बोलूंगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझिए, ठीक है। ऐसे सेटअप्स कितने देखते हैं आप मार्केट में? बहुत कम ऐसे सेटअप्स आप देखेंगे, राइट। इनको वेस्ट मत कीजिए, दीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल और ये बहुत रेयर सेटअप है, राइट। तो इसको ये कीजिए कि इसका यूज कीजिए अपने पोर्टफोलियो को बड़े से बड़ा बूस्ट देने के लिए। जब शॉर्ट स्ट्रोक आता है मैं यूजुअल रिस्क नहीं लेता, मैं यूजुअल से ज्यादा रिस्क लेता हूँ,
मेरा शॉर्ट स्ट्रोक को प्ले करने का रीजन एक ही होता है कि ये बहुत फ्यूरियस मूव प्रोड्यूस करेगा। इसकी एक ही प्रॉब्लम है सेटअप की, आपको साल में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब बहुत ज्यादा आएगा नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत लेस है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है। ठीक है, देखिए शॉर्ट स्ट्रोक किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? शॉर्ट स्ट्रोक स्टॉक के अपने ट्रेंड में रहने को, स्टॉक की अपनी खुद की पावर को रिफ्लेक्ट करता है। ये मार्केट की पावर से नहीं चलता है, ये किसी भी मार्केट को ये फाइट करने में सक्षम होता है, राइट। मार्केट में यूजुअली दो इंजन है जिसके ऊपर प्राइस मूव करती है। एक इंजन है आपका स्टॉक का अपना स्ट्रेंथ और दूसरा इंजन है आपका मार्केट का स्ट्रेंथ। जो स्टॉक मार्केट की स्ट्रेंथ की वजह से चलते हैं वो वीक स्टॉक है, जो स्टॉक मार्केट के स्ट्रेंथ के अलावा अपने स्ट्रेंथ पे चलते हैं वो स्ट्रॉन्गर स्टॉक होते हैं। और हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं जब मार्केट भी अप और स्टॉक भी अप, लेकिन यदि मार्केट वीक है तो आप कैसे स्टॉक में ट्रेड करेंगे? कहाँ आपको सक्सेस मिलेगा? जहाँ स्टॉक स्ट्रॉन्ग है वहां पे सक्सेस नहीं मिलेगा जहाँ स्टॉक वीक है, क्योंकि तब आपका दोनों में से एक इंजन वर्क नहीं है, राइट। तो इसलिए ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एडवांस दे रहा है, इसलिए आप इसको बाय कर रहे हैं। तो इसलिए मिसमैनेज मत कीजिए, शॉर्ट स्टॉक बहुत रेयर होता है। I guess it had been 3 hours, so let us complete it now. ठीक है, कोई और क्वेश्चन क्वेरी होगा तो किसी दिन हम लोग शाम में कोई ट्विटर स्पेस पे या कुछ ऐसा कुछ करके we will get those queries, right? या आप व्हाट्सएप पे भेजिए तो आई विल डिस्कस। ठीक है, चिराग भाई, आपके फ्यूचर वेबिनार का इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? क्या आपके नेक्स्ट वेबिनार कब होगा, वो कैसे इंफॉर्मेशन पता तो चलेगा? मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ जनरली, वहीं पे ज्यादातर चीजें इनिशिएट होती है। ट्विटर पे भी शेयर करता हूँ, टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ। तो आप किसी भी एक चैनल में यदि एसोसिएटेड है, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, देन यू विल गेट इट। मार्केट मोमेंटम एंड मिक्स जो अपना ग्रुप है उसमें मिलता है, या ट्विटर पे मैं शेयर करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ओके। ठीक है, तब फिर आज कंप्लीट करते हैं, और जो भी क्वेश्चन सब बचे हैं वो हम लोग व्हाट्सएप पे ले लेंगे, ट्विटर पे ले लेंगे, जैसा भी होगा वहां पे हम लोग ले लेंगे। ठीक है ना? थैंक यू चिराग सर।